डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताई गई सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे ऑडियो बुक वर्ल्ड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे ऑडियो बुक वर्ल्ड चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। समिति के एक अन्य सदस्य डॉक्टर शिवम ने कहा, यह महत्वपूर्ण है। यह विभाग कृषि उत्पादकता बढ़ाने और लाखों ग्रामीण भारतीयों की आजीविका को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद अरविंद ने प्रस्ताव रखा, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को सहायता देने के लिए हमारे पास एक लघु उद्योग विभाग भी होना चाहिए। यह व्यवसाय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता मिले। हरीश पटेल ने कहा, और हम सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन विभाग बनाना चाहिए जो सरकारी प्रतिभूतियों के जारी करने और उनकी सेवा करने के लिए जिम्मेदार हो। यह विभाग देश के वित्त को स्थिर रखते हुए सरकार को अपने खर्चों को वित्तपोषित करने में मदद करेगा। लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचते हुए नीरज ने कहा, हमें एक शाखा विस्तार विभाग की भी आवश्यकता होगी। इस विभाग को देश भर में नई शाखाएं खोलने का काम सौंपा जाएगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां अभी तक सेवाएं कम हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भारतीय स्टेट बैंक की सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों और स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकें। बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए रोहन ने सुझाव दिया, हमें एक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित करना चाहिए। यह विभाग बैंक के संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए प्रणालियों को विकसित और लागू कर सकता है। हमें मोबाइल बैंकिंग इकाइयों या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीकों की भी खोज करनी चाहिए। लेकिन रोहन को पता था कि एक मजबूत ढांचा भी भारतीय स्टेट बैंक की सफलता की गारंटी नहीं देगा, और अगर यह सफल भी हो जाता है तो मूल एसबीआई के व्यवहार की पुनरावृत्ति असहनीय है। वे जनता के लिए हैं, अपने काउंटर के राजा नहीं। बैंक के लिए काम करने वाले लोगों को इसके मिशन और मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होना होगा। रोहन ने सुझाव दिया, हमें एक प्रशिक्षण और विकास अकादमी बनानी चाहिए। यह अकादमी बैंक के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास लोगों की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए कौशल और ज्ञान है। प्रशिक्षण में ईमानदारी, ग्राहक सेवा और देश की आर्थिक जरूरतों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कमरे में ऊर्जा और विचारों की भरमार थी, लेकिन रोहन को पता था कि असली चुनौती आगे है। योजना बनाना एक बात है, लेकिन उसे पूरा करना दूसरी बात है। उन्हें राजनीतिक और सार्वजनिक समर्थन की जरूरत थी, और यह आसान नहीं होगा। टीम ने अगले कुछ महीने संसद सदस्यों, राज्य के नेताओं और बैंकिंग उद्योग के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ विचार विमर्श में बिताए। बातचीत कठिन थी। इंपीरियल बैंक के पास मजबूत सहयोगी थे और कई लोग प्रस्तावित परिवर्तनों को लेकर संशय में थे। कुछ लोगों को इससे व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका थी, जबकि अन्य लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सरकार इतनी बड़ी और जटिल संस्था का प्रबंधन कर पाएगी। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। 15/01 10:11 PM। श्रवण, क्षमा करें दोस्तों, मैंने आज ही नया फोन खरीदा है और कई अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त था, जिसके कारण मैं आज का अध्याय पूरा नहीं कर पाया। लेकिन चिंता न करें, कल मैं इसकी भरपाई के लिए 2 अध्याय अपलोड करूंगा। धन्यवाद। प्लॉटिक एन ओ वेल बी इन डॉट सी ओम। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। 1952 की शुरुआत में भारत में हाल ही के अतीत की गूंज अभी भी गूंज रही थी। 1951 के मध्य में विफल तख्तापलट के बाद रोहन के सामने अपनी सरकार के पुनर्निर्माण और स्थिरता बहाल करने का एक बड़ा काम था। जैसे जैसे दिल्ली में सूरज चढ़ता गया, रोहन ने दिन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने प्रमुख सहयोगियों और सलाहकारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़ी ओक टेबल के चारों ओर समीक्षा और नियुक्ति समिति के नवनियुक्त प्रमुख पीएन हक्सर और कई अन्य भरोसेमंद अधिकारी बैठे थे। माहौल में तत्परता और दृढ़ संकल्प की भावना थी। गुड मॉर्निंग सभी को, रोहन ने अपनी आवाज में दृढ़ता और संयम के साथ कहा। चलिए रोजाना ब्रीफिंग से शुरुआत करते हैं। हक्सर, समीक्षा प्रक्रिया कैसी चल रही है? पीएन हक्सर, जो अपने सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी, हम विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की जांच करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नियुक्त किए गए लोग सक्षम हों और देश के लिए हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप हों। हमने काफी प्रगति की है, लेकिन हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही हम संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे हैं। अनुच्छेद 316। रोहन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। यह महत्वपूर्ण है कि हम ईमानदारी और उद्देश्य के साथ पुनर्निर्माण करें। हम अतीत की गलतियों को दोहराने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह भी सुनिश्चित करें कि जब राष्ट्रपति चुने जाएं तो परीक्षा के लिए नैतिकता को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करें। इससे पहले कि हकर आगे कुछ कह पाते, मनीषा ने अचानक बैठक रोक दी और दरवाजे से अंदर घुस आई। उनके चेहरे पर तत्परता के भाव थे। प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान से ताज़ा खबर आई है। वहां सैन्य तख्तापलट हो गया है। रोहन ने जानकारी को संसाधित करते हुए कमरे में सन्नाटा छा गया। तख्तापलट, नवीनतम क्या है? मनीषा ने जल्दी से उन्हें जानकारी दी। जनरल अयूब खान ने नागरिक सरकार से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है और व्यापक अशांति है। रोहन का चेहरा उदास हो गया। इससे क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अक्सर के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। पाकिस्तान में तख्तापलट से पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। हमें संभावित नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। सेना प्रमुख जनरल सिंह आगे झुके। प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान में अस्थिरता हमारी सीमाओं पर तनाव को बढ़ा सकती है।
हमें अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और किसी भी उकसावे के लिए तैयार रहना चाहिए। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि अगर वे घरेलू परेशानियों से बचना चाहते हैं तो भारत के साथ युद्ध उनके लिए बुरा विकल्प नहीं है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख के एन राव ने कहा, हमें पाकिस्तान की विदेश नीति में होने वाले बदलावों पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। यह घटनाक्रम हमारे कूटनीतिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है और इसके लिए हमें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत होगी। खास तौर पर इसलिए क्योंकि अमेरिका इसराइल और मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। रोहन ने सहमति व्यक्त की, हाँ, और मध्य पूर्व में स्थिति बिगड़ने के साथ ही पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि यह मध्य पूर्व का प्रवेश द्वार है और एक मुस्लिम देश है। विदेश मंत्री के पी सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री जी, इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि अरब देश पाकिस्तान में बहुत रुचि रखते हैं और यदि संयोग से सैन्य सरकार अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करती है तो हम मध्य पूर्व में पूर्ण अलगाव की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ केपी, मैं सहमत हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप वाशिंगटन जाएं और देखें कि जब आप परमाणु हथियारों का मुद्दा उठा रहे हैं तो व्हाइट हाउस क्या सोच रहा है। रोहान्स ने जवाब दिया, सर, क्या आपको नहीं लगता कि परमाणु हथियारों के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी? केपी ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मेरा विश्वास करो केपी, मेरा विश्वास करो, बाद में तुम सिर्फ शुक्रगुजार कहोगे कि हम जल्दी आ गए। रोहन ने रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। रोहन फिर अमर की ओर मुड़ा जिसने तुरंत जवाब दिया, सर, हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा उपायों को भी बढ़ाना चाहिए। यदि कोई अतिरिक्त स्थिति उत्पन्न होती है या सीमा पर तनाव बढ़ता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। रोहन ने स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए गहरी सांस ली। सहमत, हमें अपनी सीमा सुरक्षा को तुरंत मजबूत करने और अपने खुफिया अभियानों को बढ़ाने की जरूरत है। जनरल सिंह, कृपया रक्षा बलों के साथ समन्वय करें और बिना देरी किए इन उपायों को लागू करें। जनरल सिंह ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, समझ गए प्रधानमंत्री जी। हम अपने संसाधन जुटाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। रोहन ने फिर के एन राव की ओर रुख किया। के एन, मैं चाहता हूं कि आप हमारी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को और तेज करें। पाकिस्तान में स्थिति अस्थिर है और हमें किसी भी संभावित घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। के एन राव ने निर्देश को स्वीकार किया। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमारे संचालन में तेजी आए। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से भी संपर्क करेंगे ताकि उनकी प्रतिक्रिया का आकलन किया जा सके और उसके अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव किया जा सके। चर्चा जारी रहने के दौरान रोहन को एक और जरूरी अपडेट मिला। यह वीके कृष्ण मेनन की लंबी दूरी की कॉल थी, जो गृह मंत्री हैं और सहायता में भ्रष्टाचार के कारण विरोध प्रदर्शन वाले क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, ताकि उन्हें आश्वासन दिया जा सके और उन्हें शांत किया जा सके। प्रधानमंत्री जी, मुझे सीमावर्ती क्षेत्रों में अशांति की रिपोर्टें मिल रही हैं। स्थानीय अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो सकती है। रोहन ने निर्णायक ढंग से जवाब दिया। कृष्णा, सुनिश्चित करें कि स्थानीय अधिकारियों को पूरी जानकारी दी गई है और वे तैयार हैं। हम सुरक्षा में कोई चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदार पटेल, जो सैन्य तख्तापलट के बाद से ही अस्वस्थ थे, जब वे अपने करियर की सबसे बड़ी भूल के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे, तब कमरे में एक तरह की तात्कालिकता की भावना भर गई। प्रधानमंत्री जी, मैं खबरों पर नजर रख रहा हूँ। यह तख्तापलट हमारी स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। आप इससे निपटने की क्या योजना बना रहे हैं? सरदार, आप यहाँ क्यों हैं? आपको आराम करना चाहिए और इन सब के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। रोहन ने गहरी चिंता के साथ उत्तर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ऐतिहासिक रूप से वह 1950 में मर गया था, लेकिन वह अभी भी जीवित है। लेकिन सैन्य तख्तापलट ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है और उम्र उसके शरीर को कमजोर करती जा रही है। चिंता मत कीजिए प्रधानमंत्री जी, मैंने अंग्रेजों से लड़ाई की है और उन्हें हराया है। यह बीमारी या मौत क्या है? अगर आप मुझसे पूछे तो कम से कम मौत तो अंग्रेजों से ज्यादा दयालु है। सरदार पटेल ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में हंसते हुए कहा। रोहन ने दृढ़ निश्चय के साथ पटेल की ओर देखा। हम सीमा सुरक्षा बढ़ा रहे हैं और अपने खुफिया अभियानों को बढ़ा रहे हैं। हमें किसी भी घटनाक्रम के प्रति सतर्क और उत्तरदायी रहना चाहिए। सुरेश पटेल ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरी टीम इन नए उपायों के साथ तालमेल बिठाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिन भर हलचल जारी रही। रोहन ने ताज़ा घटनाक्रम की समीक्षा के लिए जनरल सिंह, के एन राव और अमर सिंह के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जनरल सिंह, के एन अमर, रोहन ने शुरू किया, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी प्रतिक्रिया त्वरित और प्रभावी हो। पाकिस्तान की स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी क्या है? जनरल सिंह ने बताया, हमने सीमा पर गश्त बढ़ा दी है और प्रमुख चौकियों को मजबूत कर दिया है। हम किसी भी संभावित खतरे पर तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कमांडरों के साथ समन्वय कर रहे हैं। के एन राव ने कहा, हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क किया है। क्षेत्र की स्थिरता को लेकर चिंता है, लेकिन अन्य देशों की ओर से तत्काल कोई समन्वित कार्रवाई नहीं की गई है। अमर सिंह ने बीच में कहा, हमने अपनी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया बढ़ा दी है। हमारी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और हम किसी भी संभावित घटना के लिए तैयार हैं। रोहन ने उनकी प्रगति से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हमें सतर्क रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। पाकिस्तान में स्थिति अप्रत्याशित है और हमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। NO वेल बी जन डॉट सी ओम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाद में रोहन ने सरकारी नियुक्तियों और सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पीएन हक्सर से मुलाकात की। हक्सर ने उन्हें चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री, हम नियुक्तियों के मामले में लगातार प्रगति कर रहे हैं। हमने महत्वपूर्ण पदों के लिए कई प्रमुख उम्मीदवारों की पहचान की है। रोहन ने हक्सर की ओर स्वीकृति से देखा। यह सुनकर अच्छा लगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी नियुक्तियां रणनीतिक और प्रभावी दोनों हों। हमारी सरकार की ईमानदारी इसी प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
अक्सर के जाने के बाद रोहन के विचारों में उनके करीबी सलाहकार नीरज कुमार ने बाधा डाली। प्रधानमंत्री जी, हमें तख्तापलट के राजनीतिक निहितार्थों पर विचार करना होगा। इससे हमारी घरेलू नीतियों पर असर पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी बहुत से मुसलमान हैं जो ढाका को राजधानी बनाकर एक नया पाकिस्तान बनाने का सपना देखते हैं। रोहन ने जवाब दिया, चिंता मत करो नीरज, मैं वहां रहने वालों की मंशा से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इस दुनिया में किसी को भी, यहाँ तक भगवान को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत ऐसी चीज है जिसे वे आसानी से काट सकते हैं। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एक नया भारत, अध्याय 53, इंडो पैसिफिक, एड्स बाय पब फ्यूचर। 1952 की सुबह अनिश्चितता के एक नए दौर की शुरुआत थी क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक परिदृश्य में भारी बदलाव आया था। सेना ने तेजी से नियंत्रण हासिल कर लिया था और अब निर्णायक पकड़ के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया था। हालांकि यह अधिग्रहण अपेक्षाकृत तेज और साफ था, लेकिन इसमें उल्लेखनीय प्रतिरोध की कमी देखी गई। तख्तापलट का विरोध करने वाले राजनीतिक नेताओं को या तो हिरासत में ले लिया गया या वे भाग गए, जबकि सेना ने प्रमुख सरकारी और सैन्य प्रतिष्ठानों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। आम जनता हालांकि शुरू में आशंकित थी, लेकिन जल्दी ही नई व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा लिया और विरोध करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। क्योंकि विभाजन और मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद से ही सरकार सरकारी मामलों को संभालने में असमर्थ रही है, जिसके परिणामस्वरूप अराजकता हुई। इसलिए जब अयूब खान ने सत्ता संभाली और लोगों से एक स्थिर और प्रभावी सरकार का वादा किया तो उन्होंने इस पर सहमति दे दी, जिससे एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई जो आने वाले दशकों तक पाकिस्तान की स्थिति को प्रभावित करती रहेगी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। प्रधानमंत्री रोहन के साथ पिछली बैठक के बाद केपी यह समझने के लिए अमेरिका गए कि अमेरिकी सरकार पाकिस्तान के सैन्य तख्तापलट के बारे में क्या सोच रही है। क्योंकि कोरिया में स्थिति अधिक से अधिक स्थिर होती जा रही है, इसलिए युद्ध समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा और तब अमेरिका अंततः विश्व के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वाशिंगटन में औपचारिक अभिवादन से निपटने के बाद भारतीय विदेश मंत्री केपी सिंह अब प्रमुख अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हो रहे थे। यह बैठक विदेश विभाग के एक उच्च सुरक्षा वाले बैठक कक्ष में हुई, जहां विदेश मंत्री डी एचेसन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट लेवेट सिंह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री सिंह, जैसे ही सिंह अंदर आए, एचेसन ने कहा, हम पाकिस्तान में हो रहे घटनाक्रम पर बड़ी दिलचस्पी से नजर रख रहे हैं। जिस तेजी से सेना ने वहां कब्जा किया है, वह उल्लेखनीय है। इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? सिंह ने, जो स्पष्ट रूप से शांत थे लेकिन उनकी आवाज में चिंता के भाव थे, जवाब दिया, सचिव एचेसन, पाकिस्तान में स्थिति वास्तव में अस्थिर है। सेना का नियंत्रण आश्चर्यजनक रूप से कुशल रहा है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त प्रतिरोध का अभाव या तो पिछली सरकार के प्रति गहरी निराशा या फिर सैन्य तैयारी के महत्वपूर्ण स्तर को दर्शाता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेवेट ने आगे झुकते हुए कहा, हम क्षेत्रीय अस्थिरता की संभावना से चिंतित हैं। आप इसका भारत और हमारे संयुक्त हितों पर क्या प्रभाव देखते हैं? सिंह ने बोलने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय लिया। तख्तापलट की सफलता हालांकि त्वरित है, जरूरी नहीं कि दीर्घकालिक स्थिरता में तब्दील हो। राजनीतिक शून्यता और प्रतिरोध गुटों की संभावना निरंतर अस्थिरता को जन्म दे सकती है। भारत के लिए यह स्थिति हमारी रणनीतिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से हमारी रक्षा और कूटनीतिक रणनीतियों के संबंध में। एचेसन ने सिर हिलाकर कहा, सहमत हूं। अमेरिका इस क्षेत्र के लिए व्यापक निहितार्थों को समझने के लिए उत्सुक है। हम भारत के साथ अपने रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, खासकर परमाणु क्षमताओं के संदर्भ में। सिंह की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने जवाब दिया, बढ़ता परमाणु सहयोग लाभदायक हो सकता है, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में मौजूदा अस्थिरता स्थिति को और अधिक अस्थिर बना सकती है। हमारे द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी कदम का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता लाना होना चाहिए, न कि तनाव बढ़ाना। लेवेट ने सिंह के सतर्क रुख को देखते हुए पूछा, क्षेत्रीय स्थिरता के साथ हमारे सामरिक हितों को संतुलित करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय प्रस्तावित करते हैं? सिंह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और अपने जवाब पर विचार करने लगे। सबसे पहले, मैं हमारे संयुक्त परमाणु कार्यक्रमों की तत्काल समीक्षा की सिफारिश करता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वर्तमान भू-राजनीतिक गतिशीलता के साथ संरेखित हैं। दूसरे, हमें पाकिस्तान के भीतर आंतरिक गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः, क्षेत्र में मध्यस्थता और स्थिरता लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। एचेसन ने सोच समझकर सिर हिलाया, हमें इन मोर्चों पर बारीकी से समन्वय करना होगा। अमेरिका खुफिया अभियानों में वृद्धि करने और परमाणु मामलों पर आगे सहयोग की संभावना तलाशने के लिए तैयार है। सिंह ने समर्थन की सराहना करते हुए कहा, मेरा मानना कि इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण से हमारे दोनों देशों को लाभ होगा तथा इससे क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान मिलेगा। बैठक के समापन पर सिंह और एचेसन ने हाथ मिलाया और दोनों ने आगे आने वाले निर्णयों की गंभीरता को समझा। अमेरिका को चीन और सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ संबंधों से डर लगने लगा था, जिसके कारण एशिया में उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी और सोवियत संघ और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एकमात्र प्रमुख शक्ति जिसके साथ वह सहयोग कर सकता था, वह भारत ही था। एड्स बाय पब फ्यूचर। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। भारत में वापस आकर रोहन वर्मा अपनी रणनीतिक सोच में व्यस्त थे। उनका ध्यान हाल ही में हुई उथल-पुथल के मद्देनजर भारत की समुद्री रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने पर था। उन्होंने भारत की नौसेना रणनीति के निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए केन पेन्निकर के साथ बैठक बुलाई थी। क्योंकि वह ऐतिहासिक रूप से जानता था कि केन पेन्निकर स्वतंत्रता के बाद के सबसे अग्रणी भू-राजनीतिक विचारकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय महासागर के बारे में भारत की रणनीतिक सोच में योगदान दिया था। रोहन ने उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना, भारत और भारतीय महासागर, भारतीय इतिहास पर समुद्री शक्ति के प्रभाव पर एक निबंध भी पढ़ी थी। स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत या यहाँ तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री शक्ति के वास्तविक अर्थ पर बहुत कम लोगों ने विचार किया था और सौभाग्य से रोहन के लिए पेन्निकर उनमें से एक थे।
अपनी डेस्क के पीछे बैठे रोहन ने चर्चा शुरू की। पन्नीकर जी, पाकिस्तान की स्थिति ने हमारी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के महत्व को जन्म दिया है। इस क्षेत्र में अस्थिरता का सीधा असर हिंद महासागर में हमारे सामरिक हितों पर पड़ सकता है। चूंकि कराची अभी भी हमारे ठीक ऊपर एक प्रमुख बंदरगाह जंक्शन है और कोई भी सैन्य गतिविधि यहाँ व्यापार को प्रभावित कर सकती है। पन्नीकर ने गंभीर भाव से कहा, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, हमारी नौसेना की उपस्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से क्षेत्रीय अस्थिरता की संभावना को देखते हुए। ब्रिटिशों के साथ हमारे सहयोग को बढ़ाने से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के लिए नौसैन्य शक्ति के विकास में कम से कम आधी सदी का समय लगेगा और केवल क्षेत्रीय संगठन के आधार पर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करके ही हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। रोहन ने सिर हिलाया, मैं सहमत हूं। हमारे पास जो संसाधन और तकनीक उपलब्ध है, दशकों की बात तो दूर, मुझे नहीं लगता कि हम अगले 60 वर्षों में विमानवाहक पोत बना पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता होगी, जो भारत की घरेलू स्थिति को देखते हुए व्यवहार्य नहीं है। आइए, हमें ब्रिटिशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को प्राथमिकता देनी चाहिए। समुद्री रक्षा में उनकी विशेषज्ञता से हमें बहुत लाभ हो सकता है। पन्नीकर ने आगे कहा, संयुक्त अभ्यास के अलावा हमें विमानवाहक पोतों और अन्य प्रमुख नौसैनिक परिसंपत्तियों में अपने निवेश को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। इससे हमारी परिचालन क्षमताएं बढ़ेंगी और यह सुनिश्चित होगा कि हम किसी भी संभावित खतरे के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। भारत को नौसैनिक शक्ति की आवश्यकता समुद्र में अपने हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर में वर्चस्व बनाए रखने के लिए भी है। क्योंकि नौसेना सिर्फ जमीन की रक्षा ही नहीं करती बल्कि व्यापारिक हितों की रक्षा और दुश्मन को घेरने और नष्ट करने की क्षमता भी रखती है। रोहन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ पन्नीकर जी, एक सुविचारित और प्रभावी नौसेना और नौसेना नीति के बिना दुनिया में भारत की स्थिति हमेशा कमजोर रहेगी, दूसरों पर निर्भर रहेगी और हमारी स्वतंत्रता हिंद महासागर को नियंत्रित करने में सक्षम किसी भी देश की दया पर निर्भर रहेगी। आइए हम अपनी समुद्री निगरानी और खुफिया क्षमताओं को बेहतर बनाने पर भी काम करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए सतर्क और सक्रिय रहें। स्वतंत्र भारत में पहली बार नई दिल्ली ने इंडो पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। इससे सभी को यह संदेश गया कि भारत भले ही आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से कमजोर है, लेकिन वह एक बहुत मजबूत देश है। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे जैसे भारत में स्थिति स्थिर होती गई, रोहन को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विदेशी देशों तक पहुंचा जाए। इसीलिए 30 जनवरी 1952 को प्रधानमंत्री रोहन वर्मा ने नॉर्वे की कूटनीतिक यात्रा की, जो भारत नॉर्वे परियोजना में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह यात्रा भारत और नॉर्वे के बीच एक मजबूत साझेदारी स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम थी, जिसका लक्ष्य भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए नॉर्वे की विशेषज्ञता का लाभ उठाना था। ओस्लो पहुंचने पर रोहन का भारत में नॉर्वे के राजदूत लास जोहानसन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री वर्मा, आपका यहां आना हमारे लिए खुशी की बात है। हम इस बात पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं कि हम अपने आपसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। नॉर्वे के लिए यह सम्मान की बात है कि आपने हम पर भरोसा किया और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। रोहन ने हाथ मिलाते हुए कहा, धन्यवाद राजदूत जोहानसन। मैं हमारी चर्चाओं और इस बात पर विचार विमर्श के लिए उत्सुक हूं कि हम अपने दोनों देशों के लाभ के लिए किस तरह प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकते हैं, और नॉर्वे की विश्वसनीयता को जानना ही मुझे यहाँ खींच लाया है, श्री राजदूत। अगले दिन रोहन ने नॉर्वे के विदेश मंत्री एरिक सोरेनसन और प्रधानमंत्री ओलाव वी से मुलाकात की, जो एक अनुभवी राजनयिक हैं और अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, और ओलाव वी, जो अपनी रणनीतिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं, आगामी समझौतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सोरेनसन ने कहा, प्रधानमंत्री वर्मा, नॉर्वे इस सहयोग को लेकर उत्साहित है। हम जलविद्युत शक्ति, समुद्री प्रौद्योगिकी और कृषि में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हम आपके देश की जरूरतों को भी समझते हैं, इसलिए आप हर चीज के बारे में निश्चिंत रहें। ओलाव वी ने कहा, यह साझेदारी हमारे दोनों देशों के लिए एक मूल्यवान अवसर है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यह सहयोग लाभकारी और प्रभावी हो। रोहन ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। हमारा प्राथमिक ध्यान हमारे समुद्री बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, हमारी जलविद्युत क्षमता का विस्तार करने और कृषि प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने पर है। नॉर्वे का अनुभव इन जरूरतों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, रोहन और नॉर्वे की टीम ने इंडो नॉर्वेजियन परियोजना के ढांचे की बारीकियों पर गहनता से चर्चा की। नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रस्तावित रणनीतियों को रेखांकित किया तथा एक संरचित और व्यवस्थित दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नॉर्वे की एक प्रमुख जलविद्युत इंजीनियर इंग्रिड बर्गस्ट्रॉम ने नॉर्वे के अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। हमारी जलविद्युत परियोजनाएं हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। हम व्यवहार्यता अध्ययन और ऐसी प्रणालियों के डिजाइन से शुरुआत करने का प्रस्ताव रखते हैं जिन्हें भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। रोहन ने ध्यान से सुना। ऊर्जा सुरक्षा हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आप क्या सुझाव देते हैं कि हम अपने बुनियादी ढांचे में नॉर्वेजियन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए कैसे आगे बढ़ें? बर्गस्ट्रॉम ने जवाब दिया, हम आपके मौजूदा बुनियादी ढांचे के आकलन से शुरुआत करेंगे और उसके अनुसार अपने समाधान तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त हम भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे नई प्रणालियों का प्रबंधन और रखरखाव कर सकें। समुद्री प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ एरिक नॉर्डस्ट्रॉम ने समुद्री पहलू पर बात की। समुद्री क्षेत्र के लिए हम आपके बंदरगाहों और जहाज निर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण की देखरेख के लिए एक संयुक्त कार्यबल स्थापित करने की अनुशंसा करते हैं। नॉर्वे ने उन्नत तकनीकें विकसित की हैं जो आपकी समुद्री क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती हैं। विदेश मंत्री सोरेनसेन ने कहा, हमारे दृष्टिकोण में प्रगति सुनिश्चित करने और उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और प्रदर्शन मापदंड शामिल होंगे। रोहन ने भारत की मौजूदा प्रणालियों के साथ नॉर्वे की प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के बारे में चिंता जताई।
प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? नॉर्डस्ट्रॉम ने जवाब दिया, हम गहन मूल्यांकन करेंगे और आपकी टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रशिक्षण और समर्थन हमारे दृष्टिकोण का अभिन्न अंग होगा। जैसे जैसे चर्चाएं समाप्त होने के करीब पहुंची, दोनों पक्षों ने साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। रोहन ने परियोजना के महत्व पर जोर दिया और इसकी सफलता के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित की। रोहन ने दृढ़तापूर्वक कहा, यह परियोजना भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि नॉर्वे के समर्थन से हम महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करेंगे। जोहानसन ने भी यही भावना दोहराई। नॉर्वे इस सहयोग में पूरी तरह से निवेशित है और एक सफल साझेदारी की उम्मीद करता है। ओलाव वी ने निष्कर्ष देते हुए कहा, हम इस साझेदारी को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और संभावित परिणामों को लेकर उत्साहित हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर योजक चिन्ह 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 2 फरवरी 1952 को 4 दिवसीय यात्रा समाप्त होने के बाद रोहन ने ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया और स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश करने पर कम कर लगाने का वादा किया। इंडो नॉर्वेजियन परियोजना की आधिकारिक घोषणा करने और रूपरेखा के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए ओस्लो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री रोहन वर्मा और प्रधानमंत्री ओलाव वी मीडिया को संबोधित करते हुए सहयोग के बारे में जानकारी दी। रोहन ने कहा, आज हमें भारत और नॉर्वे के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह साझेदारी हमारे समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, जलविद्युत क्षमताओं का विस्तार करने और कृषि प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी। नॉर्वे की विशेषज्ञता हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में सहायक होगी। ओस्लो से एक पत्रकार ने पूछा, आप इस साझेदारी से भारत के विकास पर क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद करते हैं? रोहन ने जवाब दिया, यह साझेदारी भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को लाएगी तथा हमारी विकास आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करेगी। यह आधुनिकीकरण और विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। ओलाव वी ने कहा, नॉर्वे के दृष्टिकोण से यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और हमारी विशेषज्ञता को साझा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक अन्य पत्रकार ने पूछा, इस साझेदारी में अगले कदम क्या होंगे? सोरेनसन ने उत्तर दिया, हम औपचारिक समझौतों को अंतिम रूप देंगे और रूपरेखा का क्रियान्वयन शुरू करेंगे। हमारा ध्यान संयुक्त कार्य बलों की स्थापना और परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना पर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समापन पर दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रूपरेखा तय की गई और सहयोग भारत के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समापन पर रोहन और ओलाव ने एक अंतिम बातचीत की। रोहन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, यह तो बस शुरुआत है। हमारे सामने बहुत काम है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी साझेदारी सार्थक प्रगति लाएगी। ओलाव ने जवाब दिया, वास्तव में रोहन, हम आगे की यात्रा के लिए तत्पर हैं और हमारे सहयोग के सकारात्मक परिणाम देखने के लिए उत्सुक हैं। रूपरेखा तैयार होने और नींव रखे जाने के साथ ही भारत नॉर्वे परियोजना अपनी परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थी। भारत और नॉर्वे के बीच साझेदारी न केवल प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए भी थी, जिससे विकास और सहयोग के एक नए युग की शुरुआत हुई। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर 15 मार्च 1952 को जब प्रधानमंत्री रोहन वर्मा अलपुझा में इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नए आयोजन का उद्घाटन करने पहुंचे तो केरल के बैकवाटर पर सूरज की रोशनी ने सुनहरा रंग बिखेर दिया अलपुझा ट्रॉफी। यह दिन न केवल वल्लमकाली की स्थानीय नाव दौड़ परंपरा का जश्न मनाने के लिए बल्कि केरल की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने को प्रदर्शित करने के लिए भी निर्धारित किया गया था। रोहन की यात्रा सुबह सुबह शुरू हुई। उनका विमान अलपुझा के निकट एक मामूली हवाई अड्डे पर उतरा। मुख्यमंत्री के आर नारायणन और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। हवा में खिलते चमेली के फूलों की खुशबू और पारंपरिक कर्नाटक संगीत की ध्वनियां गूंज रही थीं, जो गर्मजोशी से स्वागत का संकेत दे रही थीं। मुख्यमंत्री नारायणन ने कहा, प्रधानमंत्री वर्मा, आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। उनकी आवाज में सच्ची गर्मजोशी थी। हम आपके केरल की समृद्ध संस्कृति का अनुभव करने और अलपुझा ट्रॉफी का उद्घाटन करने के लिए उत्साहित हैं। रोहन ने दृढ़ता से हाथ मिलाते हुए कहा, धन्यवाद मुख्यमंत्री नारायणन। मैं इस खूबसूरत क्षेत्र की परंपराओं में डूबने और वल्लमकाली के भव्य नजारे को देखने के लिए उत्सुक हूँ। रोहन को पुन्नमदा झील की ओर ले जाया गया। अलपुझा की सड़कें उत्सव से सराबोर थीं। केरल की लोककथाओं के दृश्यों को दर्शाती रंगीन भित्तिचित्र दीवारों पर सजी थी और स्थानीय विक्रेताओं ने पारंपरिक व्यंजनों की एक श्रृंखला पेश की। कार ढलानदार टाइल वाली छतों वाले छोटे घरों और हरे भरे धान के खेतों से गुजरी। बीच बीच में हल्की हवा में झूमते नारियल के ताड़ के पेड़ थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। झील पर पहुंचने पर रोहन का स्वागत केरल की पारंपरिक संस्कृति की झलक से हुआ। स्थानीय कारीगरों ने सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण पोशाक पहन रखी थी और अपनी कला का प्रदर्शन किया। सोने से सजी चमकीली कसावू साड़ियों में महिलाओं का एक समूह हथकरघे पर जटिल पैटर्न बुन रहा था। पास में ही एक कुम्हार मिट्टी को पारंपरिक बर्तनों में आकार दे रहा था। उसके हाथ अभ्यास के साथ सहजता से चल रहे थे। रोहन कारीगरों से बातचीत करने के लिए रुका। आपकी कारीगरी असाधारण है। इस कौशल में निपुणता हासिल करने में कितना समय लगता है? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसमें वर्षों का अभ्यास और समर्पण लगता है। हमारा शिल्प पीढ़ियों से चला आ रहा है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। आप इन परंपराओं को जीवित रखकर अपने पूर्वजों और इस देश के लोगों को गौरवान्वित कर रहे हैं। रोहन ने बधाई दी। आगे बढ़ते हुए रोहन को कथकली का प्रदर्शन देखने को मिला। नर्तक, जो चमकीले रंग के चेहरे के साथ विस्तृत वेशभूषा में सजे थे, एक पारंपरिक कथात्मक नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे जिसमें भावपूर्ण हावभाव और जीवंत कहानी कहने का मिश्रण था। यह प्रदर्शन मंत्रमुग्ध करने वाला और ज्ञानवर्धक दोनों था, जो केरल की गहरी सांस्कृतिक जड़ों का प्रमाण था।
रोहन ने एक कलाकार से एक संक्षिप्त अंतराल के दौरान कहा, यह कला रूपाकर्षक है। आपके मेकअप में बारीकियां और आपकी हरकतों में सटीकता उल्लेखनीय है। एक कलाकार ने जवाब दिया, धन्यवाद सर, हम न केवल संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि उस परंपरा और मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस नृत्य ने हजारों वर्षों से अपने अस्तित्व के दौरान दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैंने पहले पॉटर से कहा था और वही बात मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी इस देश को गौरवान्वित करते हैं और सदियों के विनाश के बाद भी हमें अपनी परंपरा को याद रखने देते हैं। आप हमें याद दिलाते हैं कि जब तक एक भी व्यक्ति जीवित है, हमारी संस्कृति जारी रह सकती है और विकसित हो सकती है, क्योंकि यही हमारे खून में समाया हुआ है। रोहन ने दृढ़ निश्चय के साथ उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उद्घाटन का समय आ गया और रोहन ने पुन्नमदा झील के सामने मुख्य मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। अपनी शांत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध यह झील बहुप्रतीक्षित अलापुझा ट्रॉफी के लिए स्थान थी, जो पारंपरिक वल्लमकाली के लिए एक प्रतिष्ठित अतिरिक्त है। इस कार्यक्रम में पारंपरिक ढोल की ध्वनि और लोकगीतों के गायन ने इस अवसर को उत्सवी माहौल प्रदान किया। मुख्यमंत्री नारायणन और अन्य गणमान्य व्यक्ति रोहन के साथ मंच पर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कई प्रदर्शनों के साथ हुई, जिसमें युवाओं के एक समूह ने पारंपरिक नाव निर्माण और रखरखाव में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें दौड़ के लिए नावों को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली शिल्पकला का प्रदर्शन किया गया। रोहन ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, आज अलापुझा ट्रॉफी का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यह आयोजन केवल प्रतियोगिता का उत्सव नहीं है, बल्कि केरल की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि है। वल्लमकाली हमारी एकता और हमारी परंपराओं पर गर्व का प्रमाण है और अलापुझा ट्रॉफी इस पोषित परंपरा को और बढ़ाएगी। मुझे उम्मीद है कि जब भावी पीढ़ी इतिहास पर नजर डालेगी तो वे कहेंगे कि यह वह शुरुआती बिंदु है जहां से इस देश ने अपनी परंपराओं को पहचानना और उनका विकास करना शुरू किया। इन शब्दों के साथ रोहन ने अलापुझा ट्रॉफी का अनावरण किया, जो एक खूबसूरती से तैयार की गई कलाकृति है, जिसे केरल की कलात्मक विरासत को दर्शाने के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। ट्रॉफी को पारंपरिक केरल कला रूपों से प्रेरित रूपांकनों से सजाया गया था, जिसमें जटिल लकड़ी की नक्काशी और पीतल की सजावट शामिल थी। ट्रॉफी के सामने आते ही भीड़ ने तालियां बजाईं, इसकी चमकती हुई सतह सूरज की रोशनी को पकड़ रही थी। उद्घाटन के बाद रोहन ने दर्शकों के बीच वल्लमकाली नामक पारंपरिक नाव दौड़ देखी, जो केरल के सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बिंदु है। इस दौड़ में लंबी, संकरी डोंगियां शामिल थीं जिन्हें चुंडन वल्लम के नाम से जाना जाता था, जिन्हें नाव चलाने वाले नाविकों की टीमें पूरी तरह से तालमेल बिठाकर चलाती थीं। झील के आसपास का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। दर्शक किनारे से उत्साहपूर्वक जयकारे लगा रहे थे। उनकी जयकार चेंडा ड्रम की लयबद्ध धड़कनों के साथ मिल रही थी, जो नाव चलाने वालों के लिए एक प्रेरक स्पंदनशील लय प्रदान कर रही थी। नावें बहुत ही शानदार ढंग से सजी हुई थीं, उनके जीवंत रंग झील की हरियाली और गहरे नीले रंग के साथ एकदम विपरीत थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, रोहन ने प्रतियोगिता की तीव्रता देखी। नाव चलाने वाले, जिनमें से कुछ महीनों से प्रशिक्षण ले रहे थे, असाधारण शक्ति और समन्वय के साथ नाव चला रहे थे। दौड़ केवल गति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि धीरज और टीम वर्क की परीक्षा थी, जिसमें प्रत्येक टीम एक समान गति और लय बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। नावों का पानी में चीरते हुए चलना, उनके चप्पू एक साथ ऊपर नीचे होना, शारीरिक कौशल और दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। प्रतियोगिता कड़ी थी और हर झटके में नाविकों का कौशल स्पष्ट था। हवा गीली मिट्टी की गंध और पानी के छींटे की आवाज से भरी हुई थी, जो वल्लमकाली की भावना में एक संवेदी विसर्जन पैदा कर रही थी। जैसे ही रेस अपने चरम पर पहुंची, रोहन ने विजेता टीम को अलापुझा ट्रॉफी देने की तैयारी की। फूलों और मालाओं से सजी विजयी नाव मंच की ओर बढ़ी। नादुभागम बोट क्लब के टीम के सदस्य पसीने से तरबतर लेकिन गर्व से भरे हुए अपने गौरव के पल का इंतजार कर रहे थे। रोहन ने आगे बढ़कर टीम के कप्तान की ओर हाथ बढ़ाया। आप सभी को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। आपकी लगन और कौशल ने वास्तव में वल्लमकाली की परंपरा को सम्मानित किया है। टीम के कप्तान चाको माप्पिला ने गर्व से मुस्कुराते हुए ट्रॉफी स्वीकार की और विनम्रता और खुशी के मिश्रण के साथ कहा, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। यह जीत हमारी टीम की कड़ी मेहनत और एकता का प्रमाण है। रोहन ने ट्रॉफी सौंपी, जिसका अलंकृत डिजाइन केरल की जटिल शिल्पकला को दर्शाता है। विजेता टीम की उपलब्धि का जश्न मनाते हुए भीड़ ने जयकारे लगाए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, झील पर एक गर्म चमक छाने लगी। रोहन ने अपना समापन भाषण देने के लिए एक बार फिर मंच संभाला। शांत वातावरण उनके संबोधन के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान कर रहा था। रोहन ने कहा, आज केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और खेल भावना का एक उल्लेखनीय उत्सव मनाया गया। अलापुझा ट्रॉफी सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, यह हमारी एकता और हमारी परंपराओं पर गर्व का प्रतीक है। वल्लमकाली अपने कौशल और टीम वर्क के जीवंत प्रदर्शन के साथ उन मूल्यों का उदाहरण है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ लाते हैं। उन्होंने रुककर भीड़ की ओर देखा, उनकी आवाज में भावनाएं भरी हुई थी। मैं विजेता टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों की तहे दिल से सराहना करता हूं। आपके प्रयासों ने इस कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बना दिया है। आइए हम अपनी परंपराओं का जश्न मनाते रहें और उन्हें बनाए रखें, क्योंकि वे हमारी साझा पहचान और ताकत की नींव हैं। भीड़ ने तालियां बजाईं, उनकी जय जयकार झील के पार तक गूंज उठी। रोहन ने दर्शकों और प्रतिभागियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपना भाषण समाप्त किया। शाम ढलने के साथ ही रोहन ने प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी और दिन भर की घटनाओं पर विचार करने लगा। अलापुझा की उनकी यात्रा केरल के सांस्कृतिक जीवन में एक जीवंत तल्लीनता थी, जो भारत की विविध विरासत के हृदय में बसी गहरी परंपराओं की याद दिलाती थी। रात होते ही विमान ने उड़ान भरी और पीछे छोड़ गया पुन्नमदा झील का शांत पानी और एक अच्छे दिन की यादें। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा और उसे भारत की पहचान को परिभाषित करने वाली समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए एक नए उद्देश्य और प्रशंसा का एहसास हुआ। अलापुझा ट्रॉफी का भव्यता के साथ उद्घाटन किया गया था और वल्लमकाली ने केरल की परंपराओं के भव्य उत्सव के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखी थी। अब उन्हें उम्मीद है कि इससे एक ऐसी श्रृंखला शुरू होगी जो भविष्य की दिशा बदल देगी।
रोहन को अच्छी तरह पता है कि भावी पीढ़ी अपनी संस्कृति के प्रति कितनी अनभिज्ञ है और इसीलिए यह वह शुरुआती बिंदु है जहां से वह इस देश में सांस्कृतिक क्रांति लाएगा और भारत के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाएगा। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। 15:01-10:13 PM श्रवण 10 फरवरी 1952 नई दिल्ली नवंबर 8 JNN। नई दिल्ली में सर्दी की एक ठंडी सुबह थी। हवा ठंडी और बदलाव की खुशबू से भरी हुई थी। साउथ ब्लॉक के गलियारों में, जहां भारत सरकार अपने सबसे महत्वपूर्ण मामलों का संचालन करती है, माहौल उत्सुकता से भरा हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री रोहन अपने कार्यालय में बैठे थे। उनके दिमाग में उनके सामने आने वाले निर्णयों का बोझ था। उन्हें बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि भारत के सैन्य भविष्य के लिए एक ऐसी नींव की जरूरत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाले स्टील जितनी मजबूत हो। पिछले रक्षा सुधारों ने रास्ता तो प्रशस्त कर दिया था, लेकिन अभी भी एक कमी थी। दरवाजे पर दस्तक से उनका ध्यान भंग हुआ। उनके भरोसेमंद सहयोगी नीरज ने ढेर सारे दस्तावेज लेकर प्रवेश किया। सर, समिति की रिपोर्ट आ गई है। वे USA और कनाडा की सैन्य अकादमियों के अपने अध्ययन दौरे से लौटे हैं। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। अच्छा, देखते हैं उन्होंने क्या पाया है। समिति में 3 प्रख्यात शिक्षाविद और सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने विदेशों में कई महीने बिताकर विश्व के सर्वोत्तम सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने ब्रिटेन में रॉयल मिलिट्री अकादमी, सेंडरहर्स्ट, वेस्ट पॉइंट में यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी तथा कठोर प्रशिक्षण और सम्माननीय परंपराओं के लिए जाने जाने वाले अन्य संस्थानों का दौरा किया था। रोहन ने रिपोर्ट को पलटकर विस्तृत टिप्पणियों को नोट किया। वेस्ट पॉइंट की सम्मान संहिता, इसका कठोर शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा सर्वांगीण नेता तैयार करने पर इसका ध्यान, ये वे गुण हैं जिनका हमें अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने नीरज से ज्यादा खुद से बात करते हुए कहा। सर, नीरज ने बीच में टोकते हुए कहा, समिति विशेष रूप से वेस्ट पॉइंट के एकीकृत प्रशिक्षण मॉडल से प्रभावित थी, जो शिक्षा और सैन्य अनुशासन को जोड़ती है। उनका मानना कि यह हमारी अपनी अकादमी के लिए आदर्श ढांचा है। रोहन ने ऊपर देखा। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान थी। यही तो मैं उम्मीद कर रहा था। एक ऐसी जगह जहां हमारे भावी नेताओं को सिर्फ सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें विचारक और रणनीतिकार के रूप में शिक्षित किया जाएगा। हम अपनी खुद की संस्था राष्ट्रीय रक्षा अकादमी बनाएंगे, जहां सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ प्रशिक्षण ले सकें, एकता और उद्देश्य की साझा भावना को बढ़ावा दे सकें। जैसे कि संकेत पर रोहन की डेस्क पर फोन बज उठा। यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल नीक थे। प्रधानमंत्री, मुझे अभी रिपोर्ट मिली है। यह हमारी सैन्य शिक्षा प्रणाली की आधारशिला हो सकती है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह हमारी मूलभूत समस्या का समाधान करेगा, जहां हमारे पास अपर्याप्त संख्या में अधिकारी हैं। रोहन ने इस बात पर सहमति जताई। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। जनरल, यह सिर्फ एक सैन्य अकादमी नहीं है। यह एक नए भारत, एक सुरक्षित भारत के निर्माण के बारे में है। हम तुरंत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे, जिसमें हम अपने इरादे की घोषणा करेंगे। दोपहर तक एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिससे सरकार के इरादे स्पष्ट हो गए। भारत वेस्ट पॉइंट में यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी की तर्ज पर एक सैन्य अकादमी स्थापित करेगा। यह संस्थान देश के भावी सैन्य नेताओं के लिए एक पालने के रूप में काम करेगा, जिसमें दुनिया की शीर्ष सैन्य अकादमियों की सर्वोत्तम विशेषताएं एक साथ लाई जाएंगी। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। सैन्य अधिकारियों, शिक्षकों और नागरिकों ने भी इस पर अपनी राय दी और कई लोगों ने सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण की प्रशंसा की। 10 मार्च 1952 नई दिल्ली। प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के 1 महीने बाद ही शुरुआती उत्साह की जगह योजना और संगठन की कड़ी मेहनत ने ले ली थी। रोहन ने जनरल सिंह, एडमिरल कटारी, एयर मार्शल मुखर्जी और परियोजना के नवनियुक्त प्रमुख कर्नल कामता प्रसाद के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जो अपने रसद संबंधी काम के लिए जाने जाने वाले एक सम्मानित अधिकारी हैं। कर्नल प्रसाद ने प्रस्तावित अकादमी के ब्लूप्रिंट को मेज पर फैलाते हुए कहा, हमने इस परियोजना के प्रबंधन के लिए सेना मुख्यालय में सेक्शन MT9 का गठन किया है। हमारा तत्काल कार्य आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना के प्रत्येक चरण में तेजी लाई जाए। रोहन ने ध्यान से सुना। उसका दिमाग रसद संबंधी चुनौतियों पर काम कर रहा था। हमने पहले ही इसमें काफी देरी कर दी है। हम और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में तत्परता साफ दिख रही थी। हम कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं? एडमिरल कटारी ने बीच में कहा, प्रधानमंत्री जी, समिति का सुझाव है कि जब तक हम खड़गवासला में पूर्ण पैमाने की अकादमी की तैयारी कर रहे हैं, तब तक हम देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के जूनियर प्रायोगिक विंग के रूप में एक अंतरिम सुविधा स्थापित कर लें। इससे हमें मुख्य अकादमी के निर्माण के दौरान अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू करने में मदद मिलेगी। रोहन ने इस पर विचार किया और प्रस्ताव की व्यवहारिकता की सराहना की। यह एक अच्छी योजना है। चलिए देहरादून विंग पर काम शुरू करते हैं, जबकि हम खड़गवासला पर भी काम आगे बढ़ाते हैं। कमरे में सहमति की लहर दौड़ गई, लेकिन रोहन को अंतर्निहित तनाव का एहसास हो गया। वह जानता था कि प्रगति के बावजूद आगे चुनौतियां थीं, फंडिंग के मुद्दे, नौकरशाही की बाधाएं और परियोजना का विशाल आकार। लेकिन वह यह भी जानता था कि विफलता कोई विकल्प नहीं था। बैठक समाप्त होने के बाद रोहन नीरज के साथ ही रुक गया। नीरज, हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह परियोजना लालफिताशाही में न फंस जाए। मैं साप्ताहिक अपडेट चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई इसमें देरी कर रहा है। हाँ सर, नीरज ने जवाब दिया। पहले से ही नोट्स बना रहा था। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हम इस पर ध्यान दें। रोहन ने अपने सामने रखे ब्लूप्रिंट को देखते हुए सिर हिलाया। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह भारत की रक्षा का भविष्य था और वह इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। 15 मार्च 1952 देहरादून। देहरादून में अंतरिम विंग में चहल पहल थी, क्योंकि कैडेटों का पहला बैच आ चुका था। पूरी अकादमी की योजना बनने के बावजूद तुरंत प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय सफल रहा। कैडेट, जो देश भर से आए युवा थे, गर्व और उद्देश्य की भावना से भरे हुए थे। उन्हें पता था कि वे किसी ऐतिहासिक घटना का हिस्सा हैं। कर्नल प्रसाद परेड ग्राउंड पर खड़े होकर कैडेटों को उनकी ड्रिल करते हुए देख रहे थे।
उन्हें जिम्मेदारी का गहरा एहसास हो रहा था। ये युवा नई अकादमी के पहले स्नातक होंगे और उनकी सफलता आगे आने वाली हर चीज के लिए दिशा तय करेगी। रोहन प्रगति का निरीक्षण करने के लिए देहरादून पहुंचे। कर्नल प्रसाद ने उनका स्वागत किया और उन्हें सुविधाओं का दौरा कराया। कर्नल प्रसाद ने बताया, प्रधानमंत्री जी, हमने कक्षाएं और बुनियादी प्रशिक्षण पहले ही शुरू कर दिया है। पाठ्यक्रम वेस्ट पॉइंट की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण और अकादमिक शिक्षा का मिश्रण है। रोहन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। यह तो बस शुरुआत है कर्नल, ये कैडेट्स कई कैडेट्स में से पहले हैं। जब पूरी अकादमी तैयार हो जाएगी तो वे इसके गौरवशाली पूर्व छात्र होंगे। कैंपस में घूमते हुए रोहन ने कुछ कैडेट्स से बात की और उनके अनुभवों और भविष्य के लिए उनकी उम्मीदों के बारे में पूछा। उनका उत्साह संक्रामक था और रोहन को उद्देश्य की नई भावना महसूस हुई। हम यहाँ कुछ असाधारण कर रहे हैं, रोहन ने कर्नल प्रसाद से कहा जब वे कैडेटों को परेड ग्राउंड में मार्च करते हुए देख रहे थे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह तो बस शुरुआत है। हमें अभी बहुत आगे जाना है और कई चुनौतियों का सामना करना है। लेकिन अगर हम ध्यान केंद्रित रखें और प्रतिबद्ध रहें तो हम सफल होंगे। कर्नल प्रसाद ने रोहन के शब्दों का वजन महसूस करते हुए सिर हिलाया। प्रधानमंत्री जी, हम जो भी करेंगे उसके लिए तैयार हैं। देहरादून की पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब रहा था और अकादमी पर एक गर्म चमक छा रही थी। रोहन को संतुष्टि का गहरा एहसास हो रहा था। आगे का रास्ता कठिन था, लेकिन वह जानता था कि वे सही रास्ते पर हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अब सिर्फ एक सपना नहीं रह गई थी, बल्कि एक वास्तविकता बन रही थी। और इसके साथ ही भारत विश्व मंच पर अपनी जगह बना रहा था, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार था। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। 21 मार्च 1952, नई दिल्ली। नई दिल्ली में काम की गति बहुत तेज हो गई थी। रोहन के दिन भर मीटिंग, रिपोर्ट और अंतहीन पत्राचार से भरे रहते थे, लेकिन वे अपने काम की गंभीरता से प्रेरित थे, जिसमें इस देश का भविष्य शामिल था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना सिर्फ एक परियोजना नहीं थी, यह एक मजबूत, एकजुट भारत के लिए उनके दृष्टिकोण का मूर्त रूप था। एक दोपहर जब रोहन नवीनतम प्रगति रिपोर्ट देख रहा था, नीरज उसके कार्यालय में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। सर, हमारे सामने एक समस्या आ गई है। रोहन ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या है? नीरज ने बताया, सरकार के भीतर कुछ गुटों की ओर से विरोध हो रहा है। वे अकादमी को संसाधनों के आवंटन पर सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर मौजूदा आर्थिक सुधार को देखते हुए। रोहन ने अपनी कनपटी को रगड़ते हुए आह भरी। उसे प्रतिरोध का अनुमान था, लेकिन समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। वित्त मंत्री और रक्षा समिति के साथ एक बैठक तय करें। हमें इस पर सीधे तौर पर विचार करना होगा। उस दिन बाद में रोहन ने खुद को वित्त मंत्री हरीश चंद्र सिंह और अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ एक तनावपूर्ण बैठक में पाया। कमरे में कॉफी की महक और तनाव का माहौल था। सर, हरीश ने कहा, हम सभी इस अकादमी के महत्व पर सहमत हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यह परियोजना अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को खत्म न करे। रोहन आगे झुका, उसकी आवाज संतुलित लेकिन दृढ़ थी। हरीश, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य परियोजना नहीं है। यह हमारे भविष्य में एक निवेश है। एक मजबूत, सक्षम सेना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, और यह सुरक्षा बाकी सभी चीजों का आधार है जिसे हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं। मजबूत रक्षा के बिना हम असुरक्षित हैं। आने वाली चुनौतियों के लिए हमें जिस नेतृत्व की आवश्यकता है उसे तैयार करने में एनडीए महत्वपूर्ण है। हरीश ने धीरे से सिर हिलाया, उनके तर्कों पर विचार करते हुए। लेकिन लागत? रोहन ने बीच में कहा, ऐसा न करने की कीमत बहुत ज्यादा होगी। हम अपने देश के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। अकादमी ऐसे नेता तैयार करेगी जो आधुनिक युद्ध की जटिलताओं से निपट सके, ऐसे नेता जो हमारी संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। एक लंबे विराम के बाद हरीश ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें सख्त निगरानी की जरूरत है। मैं खर्च और प्रगति के बारे में नियमित अपडेट चाहता हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा, रोहन ने उसे आश्वस्त किया। उसके चेहरे पर राहत की भावना थी। हम गति खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। वित्तीय बाधाओं को दूर करने के बाद रोहन ने अपना ध्यान परियोजना के परिचालन पहलुओं पर केंद्रित कर दिया। अगले कुछ सप्ताह बहुत ही व्यस्तता भरे रहे, क्योंकि योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया, अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए और निर्माण की समय सीमा में तेजी लाई गई। 2 अप्रैल 1952, खड़कवासला, पुणे। खड़कवासला में निर्माण स्थल पर हलचल मच गई थी। कभी शांत रहने वाले खेत अब मजदूरों, मशीनों और प्रगति की आवाजों से गुलजार थे। स्टील के फ्रेम आसमान की ओर उठने लगे, जिससे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का जन्म हुआ। रोहन प्रगति की निगरानी करने के लिए साइट पर पहुंचे। उनका स्वागत कर्नल प्रसाद और युवा इंजीनियर अनीता शर्मा ने किया, जिनके अभिनव विचार पहले से ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे थे। प्रधानमंत्री जी, अनीता ने उत्साह से भरी आवाज में कहा, हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। मुख्य शैक्षणिक भवन आकार ले रहे हैं और हमने प्रशिक्षण सुविधाओं पर काम शुरू कर दिया है। रोहन ने परियोजना के पैमाने को देखते हुए साइट का दौरा किया। यह प्रभावशाली है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर विवरण सही हो। यह अकादमी उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। कर्नल प्रसाद ने सिर हिलाकर कहा, हम कोई भी काम संयोग पर नहीं छोड़ रहे हैं, सर। हमने देश भर से विशेषज्ञों को बुलाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अकादमी का हर पहलू विश्वस्तरीय हो। जैसे जैसे वे अपने दौरे को आगे बढ़ाते गए, रोहन भूमिगत कमांड सेंटर से खास तौर पर प्रभावित हुए। यह सुविधा, जो अभी भी निर्माणाधीन है, पहले से ही रणनीतिक सिमुलेशन और उन्नत प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक केंद्र के रूप में आकार ले रही थी। इससे हमारे कैडेट्स को वह बढ़त मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है, रोहन ने गर्व से भरी आवाज में कहा। हम सिर्फ सैनिकों को ही प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे नेताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं जो गंभीरता से सोच सकें और निर्णायक रूप से काम कर सकें। अनीता मुस्कुराई, यही तो हमारा लक्ष्य है, सर। यह सुविधा अकादमी का मुकुटमणि होगी।
दिन का समापन कोर टीम की बैठक के साथ हुआ, जहां उन्होंने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और आगे आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। माहौल सतर्क आशावाद का था। वे एक लंबा सफर तय कर चुके थे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। बैठक के समापन पर रोहन ने कहा, आइए आगे बढ़ते रहें। हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन हम धीमा नहीं पड़ सकते। दुनिया देख रही है और हमें काम करना होगा। 10 अप्रैल 1952 देहरादून। इस बीच देहरादून में अंतरिम विंग में कैडेटों का पहला बैच पहले से ही अपने प्रशिक्षण में गहन रूप से शामिल था। कैडेट जो शुरू में अनिश्चित थे कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए, जल्दी ही सैन्य जीवन की कठोर मांगों के अनुकूल ढल रहे थे। प्रशिक्षण की देखरेख करने वाले युवा अधिकारी कैप्टन राजन मेहता अपने जवानों की लगन और दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी से कई कैडेटों को आते देखा था, लेकिन इस समूह में कुछ अलग था। कैप्टन मेहता ने निरीक्षण के दौरान कर्नल प्रसाद से कहा, यह युवा समझते हैं कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। वे सिर्फ सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, वे अग्रणी बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। कर्नल प्रसाद ने सिर हिलाया, उनके अंदर गर्व की भावना उमड़ रही थी। और वे होंगे, जब वे खड़कवासला जाएंगे तो वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पहले स्नातक होंगे। वे सभी के लिए मानक स्थापित करेंगे। NO, वेल बी, जन.C. ओम। जैसे जैसे कैडेट्स ने अपनी ड्रिल जारी रखी, उनकी हरकतें सटीक और अनुशासित रहीं। रोहन का सपना हकीकत बनता जा रहा था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अब सिर्फ एक विचार नहीं रह गई थी, यह आकार ले रही थी, खड़कवासला में उभरती भौतिक संरचनाओं में और उन युवाओं के दिमाग में जो इसके पहले छात्र बनने वाले थे। यह मार्ग चुनौतियों और जटिलताओं से भरा था, लेकिन प्रत्येक कदम के साथ सपना सफलता के करीब पहुंच गया और जैसे ही देहरादून की पहाड़ियों पर सूरज डूब रहा था, परिसर पर एक गर्म चमक फैल रही थी। यह स्पष्ट था कि भारत एक असाधारण चीज के कगार पर था, सैन्य उत्कृष्टता और राष्ट्रीय गौरव का एक नया युग, जिसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी द्वारा मूर्त रूप दिया गया था। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एक नया भारत। अध्याय 58, कैडेटों का जीवन। 10 अप्रैल 1952, क्लेमेंट टाउन, देहरादून। देहरादून की ठंडी हवा भारतीय सेवा विंग ISW में पहुंचे कैडेटों के पहले बैच के चेहरों पर चमक ला रही थी। देश के कोने कोने से आए युवा अपने कठोर सैन्य प्रशिक्षण की शुरुआत करने के लिए क्लेमेंट टाउन में एकत्रित हुए थे। इस समूह में उत्साह का माहौल था। उनमें से एक कैडेट 188 DS सबही भी थे, जो सुबह 0630 बजे अकेले खड़े होकर सबसे पहले रिपोर्ट करने वाले थे। विशाल नीरस बैरक, जिसका उपयोग कभी इतालवी युद्धबंदियों द्वारा किया जाता था, आगे आने वाले महीनों के अनुशासन और कर्तव्य की एक ठंडी दूसर याद दिलाती थी। सुबह की ठंडी हवा में सबिकी की सांसें धुंधली हो गईं जब उसने उस दृश्य को देखा। अपनी घबराहट के बावजूद उसके अंदर गर्व की भावना उमड़ पड़ी। यह जगह, इसकी पत्थर की दीवारों और नंगे साज सामान के साथ, उसके लिए एक कठिन परीक्षा होगी, जो उसे कुछ महान बनाने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, खाली पड़ा मैदान भरने लगा। नौसेना के लिए 40, सेना के लिए 200 और वायुसेना के लिए 40 कैडेट धीरे धीरे आए। हर कोई अपनी कहानी लेकर आया। पंजाब से जगजीत और उत्तर प्रदेश से शुकुल जैसे कुछ लोग भारी बैग लेकर देरी से पहुंचे और उनके चेहरे पर उत्सुकता और घबराहट के भाव थे। अन्य लोग, विशेषकर सैन्य परिवारों से आने वाली सबही की जैसे लोग, अधिक शांत दिखाई दिए। उनकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वे शुरू होने वाली दिनचर्या से परिचित हैं। जब तक सभी लोग इकट्ठे हुए, सूरज आसमान में नीचे लटक गया, जिससे बैरकों पर लंबी छाया पड़ गई। शाम की ठंडक शुरू हो गई, जो कैडेटों के बीच बनने वाली दोस्ती की गर्मजोशी के विपरीत थी। फिर भी हवा में अनकही तनाव भरी भाषा, संस्कृति और परवरिश में अंतर सतह के नीचे उबल रहा था, जिससे नाजुक बंधनों के टूटने का खतरा था। जैसे जैसे रात ढलती गई, नए रिक्रूटों को जल्दी से उन दिनचर्याओं से परिचित कराया गया जो उनके दिन को परिभाषित करती थी। सुबह सुबह शारीरिक प्रशिक्षण PT भोर से पहले की धुंध में शुरू हुआ। ठंड उनके हाथों और पैरों की उंगलियों को काट रही थी क्योंकि वे अभ्यास कर रहे थे। जगजीत जैसे कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने कभी 1 मील से ज्यादा नहीं दौड़ा था, शारीरिक मांगें क्रूर थी। उसकी सांस तेज हो गई थी और वह गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पैर हर कदम पर जल रहे थे, लेकिन हर बार जब वह लड़खड़ाता तो उसके बगल में पसीने से लथपथ मुंह बनाते हुए कैडेट की एक नज़र उसे आगे बढ़ते रहने का संकल्प दिलाती। दोपहर में अकादमिक कक्षाएं लगती थीं, जहां श्री भवानी शंकर और श्री बसु जैसे नागरिक प्रोफेसर उन्हें युद्ध के मैदान से दूर के विषयों जैसे इतिहास, गणित और यहां तक कि साहित्य से भी चुनौती देते थे। अकादमिक पृष्ठभूमि से आने वाले कैडेट यहां खूब फुले फूले, लेकिन शुकुल जैसे अन्य लोगों के लिए यह बदलाव कठिन था। वह अक्सर स्वयं को खाली दृष्टि से ब्लैकबोर्ड पर ताकते हुए पाता था तथा अपनी आंखों के सामने नाचते समीकरणों को समझने के लिए संघर्ष करता रहता था। Despite the differences in their backgrounds and abilities, the cadets found common ground in their shared struggles. Evenings were a mix of exhaustion and reflection, with moments of light-hearted banter breaking the monotony. After a grueling day, a group of cadets, including Sabiki, Jagjit, and Shukul, sat outside their barracks enjoying the cool breeze that offered some respite from the day's exertions. "How are you holding up?" Jagjit asked, stretching his sore muscles. Shukul, his face flushed from exertion, let out a weary laugh. "Barely. I didn't know PT could be this tough. But it feels good, you know. Like we're actually getting stronger." Sabiki nodded, a small smile playing on his lips. "It's the small victories. One more lap today than yesterday. One more push-up. We're getting there, and when we reach there we will push ourselves more because jitna ragda utna tagda." As they spoke, a sense of unity began to form. The differences that had once seemed insurmountable began to blur, replaced by a shared sense of purpose. Still, not all were adjusting so smoothly. Chimney, who had already switched from the Navy to the Air Force and was now considering a move to the Army, seemed to drift from group to group, searching for where he belonged. The next few weeks tested them in every way imaginable. Basic tasks, like standing at attention or shining boots, became rites of passage. Those who came from military backgrounds, like Sabiki, were often called upon to demonstrate their confidence and skill evident in the crispness of their movements. For others, like Jagjit, each new task was a challenge, a battle against self-doubt.
One afternoon, after a particularly intense football match, Jagjit found himself on the sidelines, catching his breath beside Shukul. The game had been close, the competition fierce, but the camaraderie even fiercer. "You got a solid kick," Jagjit said, handing Shukul a bottle of water. Shukul took it with a grin. "Thanks, you're not so bad yourself. We could make a good team." As they talked, they realized that despite coming from different corners of India, they had more in common than they had thought. The shared hardships of training, the thrill of competition, and their common goal of serving their country knitted them closer together. Yet not all was harmonious. The anti-mosquito parade, a holdover from World War II, was a nightly ritual that many found absurd. Dressed in long sleeves and trousers, the cadets lined up to apply mosquito repellent, the air filled with the scent of the chemical concoction. It became a time for grumbling and jokes, but beneath the humor was a shared understanding of the importance of discipline, no matter how trivial the task seemed. One night, as the cadets prepared for bed, Chimni and Sabiki found themselves in a quiet corner of the barracks, discussing the future. Jun.C. Om. "Do you ever think about what it'll be like when we're actually out there?" Chimni asked, his voice tinged with uncertainty. "All the time," Sabiki replied, his gaze distant. "But that's why we're here, isn't it? To be ready for whatever comes. We're the first batch, we have to set the standard, and wherever we will be, I know all of us will make each other proud." Chimni nodded slowly, the weight of those words settling over him. "It's a lot of responsibility and pressure, as the success of NDA depends on our shoulder. But it's also exciting," Sabiki added, his voice firmer now. "We're part of something big. We will be remembered forever and ever." The next morning, the bugle call rang out once more, pulling the cadets from their sleep. They moved with a newfound sense of purpose, their movements sharper, their resolve stronger. The barracks that had once seemed cold and unwelcoming now felt like a second home, the routines that had once been alien now part of their very being. As the days turned into weeks, the cadets grew stronger, more confident, and more united. The initial challenges of training were still there, but they no longer seemed insurmountable. The cadets had learned to face them together, drawing strength from their shared experiences. As the first course drew to a close, the cadets of the Indian Services Wing had been transformed. They were no longer just young men from different parts of India, they were a brotherhood, forged in the fires of discipline and shared experience. The friendships they had formed, the challenges they had overcome, and the lessons they had learned would stay with them forever. On the final night, as they gathered one last time outside the barracks, the cool breeze rustling through the trees, Jagjit turned to his friends, a thoughtful look on his face. "We came here as strangers," he said quietly. "But we're leaving as brothers. But we all will remember this as we move forward, our names in the history as the first batch of National Defense Academy." A silence fell over the group, each cadet lost in his own thoughts. Then, slowly, Sabiki extended his hand. One by one, the others joined, their hands stacking together in a silent vow. They knew that no matter where their paths took them next, the bond they had formed here would endure stronger than steel, and just as unbreakable. By the time the first course was completed, the cadets of the Indian Services Wing had transformed from a group of strangers into a tightly knit unit. They had faced the rigors of training, supported each other through the tough times, and forged bonds that would last a lifetime. क्लेमेंट टाउन की बैरक, जो कभी अनिश्चितता और चुनौतियों से भरी जगह थी, अब उनका घर बन गई थी। जब वे अपने प्रशिक्षण के अगले चरण में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्हें पता था कि उन्होंने जो सबक सीखे हैं और जो दोस्ती बनाई है, वह हमेशा उनके साथ रहेगी। भारतीय सेवा विंग अपने मिशन में सफल हो चुका था और कैडेट अपनी यात्रा में अगला कदम उठाने के लिए तैयार थे। अपने साथ वह ज्ञान, कौशल और सौहार्द लेकर आए जो भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में उनके करियर को परिभाषित करेगा। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। अप्रैल 1952 के अंत में एक ठंडी शाम, भारत के प्रधानमंत्री रोहन वर्मा अपने दफ्तर में अकेले बैठे थे। उनके सामने रिपोर्टों का ढेर फैला हुआ था। सूरज बहुत पहले ही ढल चुका था, कमरे में चारों ओर लंबी परछाइयां छा रही थीं, लेकिन रोहन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरा छाने वाला है। उनका ध्यान कहीं और था, भाषाई राज्यों की बढ़ती मांग में व्यस्त एक राजनीतिक मुद्दा जो दिन प्रतिदिन अधिक अस्थिर होता जा रहा था। वह आगे की ओर झुका हुआ था और अपनी कनपटी रगड़ रहा था, जबकि वह आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक की ताज़ा रिपोर्टें पढ़ रहा था। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और इसकी गंभीरता उसके कंधों पर भारी पड़ रही थी। उनके दफ्तर का दरवाजा धीरे से खुला और उनके सबसे करीबी सलाहकार नीरज कुमार कमरे में घुस आए। कुछ देर के लिए वे रुके और रोहन के चेहरे पर बेचैनी देखकर कुछ बोलने लगे। सर, डेस्क के पास पहुंचते हुए नीरज ने सावधानी से कहा, मैं रिपोर्ट देख रहा हूं। आंध्र में विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से तीव्र होते जा रहे हैं और महाराष्ट्र और कर्नाटक भी पीछे नहीं है। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। Jun.C. ओम। रोहन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में थकान और दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलक रहा था। ये मांगे सिर्फ शोर नहीं है, नीरज। ये लोगों की पहचान, उनकी भाषा, उनके अपनेपन की भावना से जुड़ी हैं। लेकिन अगर हम बिना किसी स्पष्ट रणनीति के नक्शे को फिर से बनाना शुरू करते हैं, तो हम देश को खंडित करने का जोखिम उठाते हैं। हम भानुमति का पिटारा खोल सकते हैं। नीरज ने एक कुर्सी खींची और रोहन के सामने बैठ गया। मैं सहमत हूं, सर। हमें सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। क्या होगा अगर हम एक आयोग बनाएं जिसमें सम्मानित लोगों का एक समूह हो जो इन मांगों का गहन अध्ययन कर सके, लोगों से बात कर सके और फिर समाधान सुझा सके। इससे पता चलेगा कि हम बिना किसी जल्दबाजी के उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रहे हैं। रोहन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और प्रस्ताव पर विचार करने लगा। उसे इसमें योग्यता दिख रही थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस तरह के आयोग को दोषमुक्त होना चाहिए। आयोग काम कर सकता है, उसने अंत में कहा, लेकिन इसमें ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो न केवल सम्मानित हों बल्कि हमारे देश की जटिलताओं को भी गहराई से समझते हों। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस मुद्दे को संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ देख सकें। अगर हम इसे ठीक से नहीं संभालेंगे तो इससे और ज्यादा अशांति हो सकती है, शायद हिंसा भी हो सकती है। नीरज ने सिर हिलाया, राहत की सांस ली कि रोहन इस विचार के लिए तैयार है। मैं संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करना शुरू करूंगा, सर।
हमें कानूनी दिमाग, राजनीतिक दिग्गजों और विद्वानों का मिश्रण चाहिए जो हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता को समझते हों। रोहन सीधा बैठ गया, उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं पर काम कर रहा था। चलो समय बर्बाद न करें, नीरज। यह काम सावधानी से करना होगा, लेकिन जल्दी भी करना होगा। अगली सुबह रोहन ने अपने प्रमुख मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई। छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम गृह मंत्री वी के कृष्ण मेनन, रक्षा मंत्री सरदार पटेल और व्यवहारिक रणनीतिकार पीएन हक्सर के जाने पहचाने चेहरों से भरा हुआ था, जिन्होंने पहले भी कई संकटों के दौरान रोहन का मार्गदर्शन किया था। जब सभी लोग बैठ गए, रोहन ने सीधे मुद्दे पर बात की। सज्जनों, भाषाई राज्यों की मांगें जोर पकड़ रही हैं। हम उन्हें अब और अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन हम देश को टूटने भी नहीं दे सकते। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम इस मुद्दे का अध्ययन करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएं। अपनी स्पष्टवादिता के लिए मशहूर सरदार पटेल ने सबसे पहले जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी, यह विचार तो अच्छा है, लेकिन आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि हम किसे नियुक्त करते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सर्वत्र सम्मानित हों और जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल न हो। मेनन, जो चुपचाप सुन रहे थे, आगे झुके। आयोग के सदस्यों को हमारे देश की जटिलताओं और इन मांगों को प्रेरित करने वाली भावनाओं को समझना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कठिन निर्णय लेने से पीछे न हटें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होना चाहिए। रोहन ने उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए धीरे से सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। हमें आयोग के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसका सार्वभौमिक सम्मान हो। न्यायमूर्ति फजल अली एक बेहतरीन विकल्प होंगे, वे अपनी ईमानदारी और संतुलित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। हमें उन लोगों पर भी विचार करना चाहिए जो कानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषज्ञता लेकर आते हैं। के.एम. पनिक्कर, एक राजनयिक और विद्वान जो भारत की विविधता को समझते हैं, एक और नाम है जो दिमाग में आता है। और एच.एन. कुंजरू, एक राजनीतिज्ञ जिनकी निष्पक्षता के लिए प्रतिष्ठा है, टीम को पूरा कर सकते हैं। अक्सर, जो ध्यान से सुन रहे थे, ने आखिरकार कहा। पनिक्कर और कुंजरू ठोस विकल्प हैं, रोहन। अगर वे शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो आयोग को इस बारूदी सुरंग से बाहर निकलने के लिए आवश्यक अधिकार और सम्मान मिलेगा। रोहन ने धीरे से सांस छोड़ते हुए राहत महसूस की कि उसकी टीम उसके विचारों से सहमत थी। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जस्टिस फजल अली से संपर्क करूंगा। नीरज, पनिक्कर और कुंजरू से संपर्क करें। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे इस कार्य की गंभीरता को समझें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले हफ्ते रोहन ने व्यक्तिगत रूप से जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू से संपर्क किया। बातचीत सावधानीपूर्वक और सोच समझकर की गई। रोहन यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे आयोग के महत्व और आगे आने वाली चुनौतियों को पूरी तरह से समझें। यह कठिन था क्योंकि एसआरसी एक ऐसा मुद्दा था जो आपके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकता था, जिसे कोई भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन कुछ सोच विचार के बाद तीनों लोग सेवा करने के लिए सहमत हो गए। आधिकारिक घोषणा की सुबह संसद में माहौल तनावपूर्ण था। रोहन उस पल की गंभीरता को महसूस कर सकता था जब वह सदस्यों को संबोधित करने के लिए तैयार हो रहा था। उनके सामने खड़े होकर उन्होंने शांत भाव से बात की। माननीय संसद सदस्यों, मैं आज आपके सामने राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की घोषणा करने के लिए खड़ा हूँ। इस आयोग को भाषाई आधार पर हमारे राज्यों के पुनर्गठन की मांगों की जांच करने का काम सौंपा जाएगा। मैंने सर्वोच्च निष्ठा वाले न्यायमूर्ति फजल अली, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. को चुना है। कुंजरू स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और इस जटिल मुद्दे पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं चाहता हूं कि इस संसद के सभी सदस्य यह समझें कि हम लोगों की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह से राज्यों के अनुचित अनुरोध या उनकी शर्तों से परे विशेष अधिकारों के आगे नहीं झुकेगी। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। कुछ सदस्यों ने इस कदम की आवश्यकता को समझते हुए तालियां बजाईं। हालांकि अन्य लोगों ने असहज नजरों से देखा। उनकी फुसफुसाहट देश के भीतर और अधिक विभाजन की संभावना के बारे में उनकी चिंताओं को दर्शाती थी। सत्र के बाद जब रोहन संसद के गलियारे से गुजर रहे थे, तो संसद सदस्य पंडित नेहरू, जो घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे थे, उनसे मिलने पहुंचे। फिर भी उन्हें इस रूप में देखकर रोहन को अभी भी झटका लगता है। उसने सोचा था कि उनके साथ इस दुनिया में मूल समयरेखा के कई पात्र चले जाएंगे, लेकिन वह पंडित नेहरू को एक स्वतंत्रता सेनानी और संसद सदस्य के रूप में देखकर हैरान था। प्रधानमंत्री जी, नेहरू ने चिंता और प्रशंसा के मिश्रित स्वर में कहा, यह एक साहसिक कदम है। आपने बुद्धिमानी से चुनाव किया है, लेकिन आगे का रास्ता कठिन होगा। ये मांगे लोगों की पहचान में गहराई से निहित हैं। इससे निपटना आसान नहीं होगा। रोहन ने नेहरू की नजरों से नजर मिलाई और उनके शब्दों का वजन समझा। मैं जानता हूं, नेहरू, लेकिन हम इन मांगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम अभी इन पर ध्यान नहीं देते तो ये देश को तोड़ सकती हैं। आयोग के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी होगा कि हम इसके बाद की स्थिति को कैसे संभालते हैं। हमें भाषाई पहचान के सम्मान और राष्ट्र को एकजुट रखने की जरूरत के बीच संतुलन बनाना होगा। नेहरू ने रोहन के कंधे पर भरोसा जताते हुए हाथ रखा। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा लोगों को एक साथ लाने का तरीका जानते हैं। उस पर भरोसा रखें। देश को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर नेतृत्व की जरूरत है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया और दिन हफ्तों में बदल गए। जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू ने पूरे देश का दौरा किया, सुनवाई की, स्थानीय नेताओं से मुलाकात की और सबूत जुटाए। आयोग के सदस्यों को हर मोड़ पर विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें उन लोगों का समर्थन भी मिला जो मानते थे कि भाषाई पुनर्गठन से अधिक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण हो सकता है। रोहन आयोग की प्रगति के बारे में जानकारी रखता था, हालांकि वह हस्तक्षेप न करने के लिए सावधान था। वह जानता था कि आयोग की सफलता उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, लेकिन वह इस बात को नहीं भूल सकता था कि दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे। यह केवल नक्शे पर रेखाएं खींचने के बारे में नहीं था, यह भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में था। एक दोपहर जब रोहन अपने कार्यालय में नवीनतम अपडेट की समीक्षा कर रहे थे, तभी नीरज कुमार और पीएन हक्सर अपनी नियमित ब्रीफिंग के लिए तैयार होकर अंदर आए।
रोहन ने कहा, हमें लोगों के साथ पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए दृढ़ता से कहा, लोगों को यह समझना चाहिए कि आयोग पूरी तरह से समीक्षा कर रहा है, कोई भी निर्णय लेने से पहले हर पहलू पर विचार कर रहा है। हम अफवाहों या गलत सूचनाओं को अपने रास्ते में नहीं आने दे सकते। अक्सर ने सहमति में सिर हिलाया। नियमित प्रेस ब्रीफिंग से मदद मिलेगी। हम आयोग की प्रगति के बारे में जनता को अपडेट रख सकते हैं और इस बात पर जोर दे सकते हैं कि राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। हमेशा रणनीति बनाने वाले नीरज ने कहा, हमें संभावित अशांति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुछ समूह असंतुष्ट रहेंगे, चाहे आयोग कुछ भी सिफारिश करे। हमें किसी भी विरोध या प्रतिरोध से निपटने के लिए रणनीति की आवश्यकता होगी। रोहन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। आप दोनों सही कह रहे हैं। चलिए ब्रीफिंग की योजना बनाना शुरू करते हैं और मैं यह सुनिश्चित करने पर काम करूंगा कि समय आने पर आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हमारे पास आवश्यक राजनीतिक समर्थन हो। जैसे जैसे महीना बीतता गया, एसआरसी का काम और तेज होता गया। आयोग के सदस्यों ने सबसे दूर-दराज के इलाकों की यात्रा की, लोगों की चिंताओं को सुना, उनकी मांगों को प्रेरित करने वाले गहरे मुद्दों को समझा। रोहन को नीरज और हक्सर से नियमित अपडेट मिलते रहे और प्रत्येक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि जिस बात का उन्हें डर था, वह मुद्दा उनके शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा जटिल था। एक दिन जब रोहन अपने दफ्तर में बैठा था, उसे आंध्र के एक प्रमुख नेता का पत्र मिला। यह एक साधारण सा पत्र था जिसमें आयोग के गठन के लिए आभार व्यक्त किया गया था और उम्मीद जताई गई थी कि उनकी आवाज आखिरकार सुनी जाएगी। रोहन ने इसे धीरे धीरे पढ़ा, एक बार फिर याद दिलाया कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, असल जिंदगी और भविष्य अधर में लटके हुए थे। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। यह 15 मई 1952 का दिन था। रोहन अभी भी एसआरसी और विरोध के साथ साथ भाषा विज्ञान विभाजन और राज्य विभाजन की जटिलताओं से निपटने में व्यस्त थे, लेकिन साथ ही परमाणु ऊर्जा केंद्र और परमाणु रिएक्टर के लिए उनकी नई योजना के सामने कुछ समस्याएं थीं, जिसके कारण उन्हें नई दिल्ली में परमाणु ऊर्जा आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करनी पड़ी। यह कमरा परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक को पता था कि वे भारत के लिए एक नए युग की दहलीज पर हैं। चर्चाएं बहुत गहन थीं, जिसमें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की भविष्य की दिशा पर बहस हुई। वे जो निर्णय लेने वाले थे, वह भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की दिशा तय करेगा, जिससे वैश्विक मंच पर भारत का स्थान बदल सकता है। रोहन मेज के शीर्ष पर बैठे हुए भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के करिश्माई और दूरदर्शी प्रमुख डॉक्टर होमी भाभा द्वारा ट्रॉम्बे में एक छोटे परमाणु रिएक्टर के निर्माण के प्रस्ताव को रेखांकित करते हुए ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर भाभा ने अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज में उत्साह और सावधानी दोनों झलक रहे थे। हम ट्रॉम्बे में एक छोटा परमाणु रिएक्टर बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। यह रिएक्टर कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, हमारे कर्मियों को प्रशिक्षण देना, परमाणु भौतिकी में महत्वपूर्ण अनुसंधान करना तथा ऐसे आइसोटोप का उत्पादन करना जिनका चिकित्सा, कृषि और उद्योग में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होगा। रोहन ने सोच समझकर सिर हिलाया, उसकी उंगलियां हल्के से मेज पर टैप कर रही थीं। और इस रिएक्टर को चालू होने में कितना समय लगेगा? प्रधानमंत्री जी, आपके सहयोग से हम अगले 1 साल में रिएक्टर का निर्माण कर उसे चालू कर सकेंगे। यह एशिया में अपनी तरह का पहला रिएक्टर होगा, जो हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, डॉक्टर भाभा ने जवाब दिया। उनकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही थीं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई इसके निहितार्थों पर विचार कर रहा था। रोहन जानता था कि यह निर्णय न केवल भारत को भविष्य की ओर ले जाएगा, बल्कि दुनिया को यह संकेत भी देगा कि देश शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करने के लिए गंभीर है। डॉक्टर भाभा, रोहन ने गंभीर स्वर में पूछा, आप हमारी स्वतंत्रता के बाद से ही परमाणु कार्यक्रम पर जोर दे रहे हैं। हम इसे वास्तविकता बनाने के कितने करीब हैं? डॉक्टर भाभा, जो हमेशा शांत रहने वाले वैज्ञानिक रहे, ने जवाब देने से पहले अपना चश्मा ठीक किया। प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रारंभिक शोध ने एक ठोस आधार तैयार कर दिया है। हमने अपने छोटे शोध रिएक्टरों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन शोध से व्यावहारिक अनुप्रयोग तक संक्रमण के लिए, विशेष रूप से बिजली उत्पादन के लिए, हमें भारत में एक पूर्ण पैमाने पर परमाणु रिएक्टर बनाने की आवश्यकता है। यह हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक निर्णायक कदम होगा और हमारी ऊर्जा रणनीति के लिए आधारशिला होगी। रोहन पीछे झुक गया, उसकी भौहें सोच में डूबी हुई थी। मैं महत्व समझता हूँ, लेकिन चुनौती आवश्यक तकनीक और सामग्री हासिल करने में है और हमारे पास अकेले ऐसा करने के लिए बुनियादी ढांचा या संसाधन नहीं है। डॉक्टर भाभा ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। जबकि हमारे वैज्ञानिक सक्षम हैं, बड़े पैमाने पर परमाणु रिएक्टरों के लिए विशिष्ट तकनीक, विशेष रूप से उन्हें ईंधन देने के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम, हमारी वर्तमान क्षमताओं से परे है। हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है और परमाणु प्रौद्योगिकी में अपने नेतृत्व के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका हमारी सबसे अच्छी संभावना है। उन्होंने एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में रुचि दिखाई है और यह पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता करने का एक अवसर हो सकता है। रोहन ने इस पर विचार किया, लेकिन हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी सौदे से कार्यक्रम पर हमारा नियंत्रण सुनिश्चित होना चाहिए। हम संयुक्त राज्य अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर होने का जोखिम नहीं उठा सकते, नहीं हम अपनी संप्रभुता से समझौता करने की अनुमति दे सकते हैं। डॉक्टर भाभा ने सहमति में सिर हिलाया। हमें मजबूत स्थिति में रहकर बातचीत करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी समझौता न केवल हमें आवश्यक संसाधन प्रदान करे, बल्कि हमारे रिएक्टरों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने और अंततः विकसित करने के लिए ज्ञान भी प्रदान करे। रोहन खड़े होकर बोलते हुए कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। हमें ऐसी रणनीति की जरूरत है जो हमें लंबे समय में स्वायत्तता दे। इसका मतलब है कि इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को फिर से प्रोसेस करने और अपनी खुद की तकनीक विकसित करने की क्षमता पर जोर देना। डॉक्टर भाभा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। पुनर्प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है। यह एक बंद परमाणु ईंधन चक्र बनाने की कुंजी है, जहां हम अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए खर्च किए गए ईंधन से प्लूटोनियम को पुनर्चक्रित कर सकते हैं। यह क्षमता हमें बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी।
दोनों लोगों को पता था कि आगे की राह कठिन होगी। अमेरिकी शायद सावधान रहेंगे, खासतौर पर पुनर्प्रसंस्करण तकनीक के मामले में। फिर भी एक सफल समझौते के संभावित लाभ इतने बड़े थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जून 1952 के प्रारंभ में डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विदेश मंत्री के पी सिंह जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, वाशिंगटन डी.सी. पहुंचा। माहौल औपचारिक था तथा दोनों पक्ष उच्च दावों से परिचित थे। डॉक्टर भाभा, मंत्री सिंह, विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस ने अपनी पहली बैठक के दौरान कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में एक नेता के रूप में भारत की क्षमता को पहचानता है। हम समृद्ध यूरेनियम और तकनीकी सहायता प्रदान करके आपकी शांतिपूर्ण परमाणु आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी गतिविधियां पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हों तथा हमारे अप्रसार उद्देश्यों के अनुरूप हों। डॉक्टर भाभा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। उनके शब्द सावधानी से नपे तुले थे। सचिव डुलेस, भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और चिकित्सा आइसोटोप जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना है। हम इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस साझेदारी की तलाश कर रहे हैं। डुलेस ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाह जांच परख कर रही थी। हमारी प्राथमिक चिंता पुनर्संसाधन प्रौद्योगिकी की संवेदनशील प्रकृति है। जैसा कि आप जानते हैं, यह दोहरे उपयोग की क्षमता है। हमें इस बात का पक्का आश्वासन चाहिए कि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग गैर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। के पी सिंह ने बीच में बोलते हुए कहा, उनकी आवाज स्थिर लेकिन दृढ़ थी। हम आपकी चिंताओं को पूरी तरह समझते हैं, सेक्रेटरी ड्यूज। उन्हें संबोधित करने के लिए हम भारत और अमेरिका दोनों द्वारा शासित एक नए निकाय के तहत कड़े सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पुनर्प्रसंस्करण सुविधाओं का कठोर निरीक्षण करने के लिए तैयार हैं। अंदाजा लगाइए कि यह अवधारणा एक नए प्रसिद्ध निकाय की स्थापना की ओर ले जाएगी, जिसके संस्थापक भारत और अन्य होंगे। ड्यूज आगे झुके, स्पष्ट रूप से दिलचस्पी रखते हुए लेकिन सतर्क। आइए इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करें। सुरक्षा उपायों के संदर्भ में आप वास्तव में क्या प्रस्ताव दे रहे हैं? आप यह सुनिश्चित करने की योजना कैसे बना रहे हैं कि पुनर्प्रसंस्कृत सामग्री को हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए? डॉक्टर भाभा ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। हमारे प्रस्ताव में कई मुख्य बिंदु शामिल हैं। सबसे पहले, सभी पुनर्संसाधन गतिविधियां उस निकाय की निगरानी में संचालित की जाएंगी, जिसमें निकाले गए प्लूटोनियम की मात्रा और उपयोग के बारे में पूरी पारदर्शिता होगी। दूसरा, हम एक सख्त लेखा और रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि परमाणु सामग्री के हर ग्राम पर नजर रखी जाए और उसका ऑडिट किया जाए। तीसरा, हम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा हमारी सुविधाओं का समय समय पर निरीक्षण करने के लिए तैयार हैं ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि सभी गतिविधियां शांतिपूर्ण बनी हुई हैं। डलेस ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। और बदले में आप वास्तव में क्या मांग रहे हैं? डॉक्टर भाभा ने बताया, हमें अपने रिएक्टरों को ईंधन देने के लिए संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता है। यदि हमें एक कार्यशील परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम स्थापित करना है तो यह समझौता नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, हमें ऐसे रिएक्टरों को डिजाइन करने और बनाने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता है जो सुरक्षित, कुशल और भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खर्च किए गए ईंधन को फिर से संसाधित करने का अधिकार होना चाहिए। यह एक टिकाऊ ऊर्जा चक्र बनाने और स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। डुलेस ने जवाब देने से पहले अपने सलाहकारों की ओर देखा। पुनर्प्रसंस्करण एक संवेदनशील मुद्दा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस तकनीक को साझा करने में अनिच्छुक है क्योंकि इसमें जोखिम है। हालांकि हम भारत के रणनीतिक महत्व और शांतिपूर्ण विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को पहचानते हैं। यदि हम इस पर सहमत होते हैं तो यह सख्त सुरक्षा उपायों पर निर्भर होगा, जैसा कि आपने रेखांकित किया है, और आपकी ओर से अत्यधिक पारदर्शिता की आवश्यकता होगी। के पी सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए इस मुद्दे पर जोर दिया। सचिव डुलेस, शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है। भारत का परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है। हमारा ध्यान ऊर्जा सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रगति पर है। पुनर्प्रसंस्करण की अनुमति देकर आप न केवल हमें आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि एशिया में एक महत्वपूर्ण सहयोगी को भी मजबूत कर रहे हैं। यह हमारे दोनों देशों के हित में है। चर्चा कई सप्ताह तक जारी रही, जिसमें प्रत्येक पक्ष ने एक दूसरे के संकल्प को परखा और सोची समझी रियायतें दी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न केवल आवश्यकता के दृष्टिकोण से, बल्कि पारस्परिक लाभ के दृष्टिकोण से भी तर्क दिया तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार यह साझेदारी परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में साझा प्रगति की ओर ले जा सकती है। अंत में गहन बातचीत के बाद एक सफलता मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति करने और परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया। बदले में भारत ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने की प्रतिबद्धता जताई तथा कड़े सुरक्षा उपायों पर सहमति व्यक्त की, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों की देखरेख में गठित एक नवगठित निकाय द्वारा नियमित निरीक्षण भी शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को विशिष्ट परिस्थितियों में पुनः संसाधित करने का अधिकार हासिल कर लिया है। यह एक बड़ी जीत है जो देश को बंद परमाणु ईंधन चक्र विकसित करने की अनुमति देगी। यह तो कहना ही क्या कि इसने भारत के लिए कहीं अधिक शक्तिशाली चीज के द्वार खोल दिए हैं। 15 जून 1952 को वाशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह तिथि, जिसे जानबूझकर चुना गया था, ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। दिल्ली से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री रोहन वर्मा ने राष्ट्र को संबोधित किया। आज हमने एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यह समझौता केवल ऊर्जा के बारे में नहीं है, यह हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। हमने एक ऐसे समझौते पर बातचीत की है जो हमारी संप्रभुता का सम्मान करता है और भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।
इस साझेदारी के साथ हम प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की नींव रखेंगे। राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की। भारत की शांतिपूर्ण परमाणु महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने में संयुक्त राज्य अमेरिका को गर्व है। यह समझौता एक सुरक्षित, अधिक समृद्ध दुनिया के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी के भारत के जिम्मेदार प्रबंधन में हमारे विश्वास को दर्शाता है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत लौटकर डॉक्टर भाभा और के.पी. सिंह ने प्रधानमंत्री रोहन से मुलाकात की और अगले कदमों पर चर्चा की। डॉक्टर भाभा ने कहा, प्रधानमंत्री जी, यह समझौता एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनकी आवाज में गर्व और दृढ़ संकल्प दोनों झलक रहे थे। हमने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता हासिल कर ली है। सहमत शर्तों के तहत खर्च किए गए ईंधन को फिर से संसाधित करने का अधिकार हमारी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है और हमें अपनी परमाणु तकनीक विकसित करने की स्थिति में रखता है। रोहन हालांकि खुश थे, लेकिन उनका ध्यान भविष्य पर केंद्रित था। यह वास्तव में एक निर्णायक क्षण है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रॉम्बे में रिएक्टर उच्चतम मानकों के अनुसार बनाया जाए और हमारे वैज्ञानिक इस समझौते से जुड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हों। डॉक्टर भाभा ने सिर हिलाया और अगले कदमों की योजना बना ली। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखरेख करूंगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे वैज्ञानिक न केवल इन रिएक्टरों को संचालित करने में सक्षम हों, बल्कि स्वतंत्र रूप से हमारी तकनीक का नवाचार और विकास भी कर सकें। यह तो बस शुरुआत है, प्रधानमंत्री जी। इस समझौते के साथ हमने परमाणु ऊर्जा में अग्रणी के रूप में भारत के भविष्य की नींव रखी है। बैठक के समापन पर रोहन ने महीनों तक चली बातचीत और उनकी उपलब्धियों के महत्व पर विचार किया। अमेरिका के साथ साझेदारी ने न केवल भारत के भविष्य को ऊर्जा प्रदान करने के लिए तकनीकी साधन सुरक्षित किए हैं, बल्कि परमाणु क्षेत्र में देश को एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित किया है। भारत में परमाणु युग का आगमन हो चुका था और इसके साथ ही एक उज्ज्वल एवं अधिक आत्मनिर्भर भविष्य का वादा भी शुरू हो गया था। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। 15/01/10-14 PM श्रवण अध्याय 61 भारतीय जीवन बीमा अधिनियम आई एड्स बाय पब फ्यूचर। वर्ष 1952 प्रधानमंत्री रोहन वर्मा के लिए बहुत ही बुरा रहा। हर दिन एक नया संकट लेकर आता था और हर रात बेचैनी भरी नींद में खत्म होती थी। लेकिन यह खास दिन 1 जुलाई अलग था। संसद कक्ष में खड़े रोहन को इतिहास का बोझ अपने ऊपर महसूस हो रहा था। आज वह भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पेश करेंगे, एक ऐसा विधेयक जिसके बारे में उनका मानना कि यह लाखों भारतीयों के जीवन को बदल सकता है। लेकिन पहले उन्हें संसद और खुद को यह विश्वास दिलाना था कि यह सही कदम है। रोहन हमेशा की तरह पहले ही कमरे में दाखिल हो गया। कमरा अभी भी शांत था। सुबह का सूरज पॉलिश की हुई लकड़ी पर लंबी छाया डाल रहा था। वह धीरे धीरे अपनी सीट की ओर बढ़ा। उसका दिमाग उस भाषण पर चल रहा था जिसे उसने घंटों तक परखने में लगाया था। सुप्रभात प्रधानमंत्री जी, उनके सहयोगी नीरज ने कहा, जो कागजों का एक ढेर लेकर आए थे। रोहन ने सिर हिलाया। सुप्रभात नीरज, कैसा लग रहा है? नीरज ने कागजों को सौंपने से पहले उन पर नजर डाली और झिझकते हुए कहा, यह एक मिश्रित स्थिति है। कुछ सदस्य इसके पक्ष में हैं, लेकिन अन्य, वे चिंतित हैं। राष्ट्रीयकरण एक बड़ा कदम है। रोहन ने कागजात तो ले लिए, लेकिन उन्हें देखने की जहमत नहीं उठाई। वह राजनीति में इतने लंबे समय से था कि जानता था कि असली चुनौती सदन में है, कागजों में नहीं। हम अब इतनी दूर आ गए हैं कि अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है। सुबह के मध्य तक कक्ष में हलचल मच गई थी। सदस्य अंदर घुस आए, सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए बातें की। रोहन ने उन्हें ध्यान से देखा, उनका मुंह भांपने की कोशिश की। कुछ उत्सुक दिखे तो कुछ संशय में। वह नहीं बता सका कि यह अच्छा संकेत था या नहीं। जब सत्र आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, रोहन लोकसभा को संबोधित करने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपना गला साफ किया, अपने पेट में घबराहट को शांत करने की कोशिश की। माननीय सदस्यों, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन बिना किसी प्रयास के। मैं आज आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर खड़ा हूं जो मेरे विचार से हमारे देश के भविष्य के लिए आवश्यक है। एड्स बाय पब फ्यूचर। भारतीय जीवन बीमा अधिनियम महज एक विधेयक नहीं है, यह इस देश के लोगों से एक वादा है कि उनकी बचत, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। वह रुका और कमरे को देखा। पूरा कक्ष खामोश था, आंखें उस पर टिकी हुई थी। वह उनकी जांच का भार, हवा में उम्मीदों का भाव महसूस कर सकता था। बहुत लंबे समय से उसने आगे कहा, भारत में जीवन बीमा क्षेत्र अव्यवस्थित और अनियमित रहा है। सैकड़ों कंपनियां बिना किसी निगरानी के उभरी हैं और कई बंद हो गई हैं, जिससे पॉलिसी धारकों के पास टूटे वादों के अलावा कुछ नहीं बचा है। रोहन ने अनिल शर्मा की तरफ देखा, जो अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके बैठा था। उसका हाव भाव समझ में नहीं आ रहा था। रोहन जानता था कि शर्मा उसे चुनौती देने वाला पहला व्यक्ति होगा। यह सिर्फ समय की बात थी। रोहन ने कहा, यह अधिनियम सिर्फ निवेश की सुरक्षा से कहीं ज्यादा है। यह उन निवेशों का व्यापक लाभ के लिए उपयोग करने के बारे में है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हमें संसाधनों को एकत्र करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निधि देने और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करने की अनुमति देगा, जिससे हर भारतीय को लाभ होगा। जब वह बोल रहा था, तो उसने देखा कि कुछ सदस्य सहमति में सिर हिला रहे थे, लेकिन अन्य लोग शांत थे। उसे पता था कि उसने अभी तक उन्हें जीत नहीं लिया है। रोहन ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव साहसिक है। मैं समझता हूं कि यह इस देश में बीमा उद्योग के परिदृश्य को बदल देगा। लेकिन मेरा मानना कि अगर हमें अपने लोगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है तो हमें यह बदलाव करना ही होगा। वह रुक गया और उस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा जिसका उसे पता था कि वह आने वाली है। अनिल शर्मा अपनी सीट से धीरे से उठे, उनकी नजर रोहन पर टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अपनी आवाज में संयमित लेकिन तीखेपन के साथ कहा, मैं लोगों के कल्याण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे इस विधेयक के बारे में गंभीर चिंताएं हैं। राष्ट्रीयकरण सिर्फ साहसिक नहीं है, यह खतरनाक भी है। क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था के इतने बड़े हिस्से को सरकारी नियंत्रण में रखने के लिए वाकई तैयार हैं?
और क्या हम सचमुच मानते हैं कि सरकार इस क्षेत्र का प्रबंधन निजी उद्यमों की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक कर सकती है? एड्स बाय पब फ्यूचर। रोहन को इन आपत्तियों का अनुमान था, लेकिन उन्हें जोर से सुनकर उसके अंदर संदेह की लहर दौड़ गई। उसने खुद को संभाला और शर्मा की नज़रों से नज़र मिलाई। श्री शर्मा, उसने जवाब दिया, आपकी चिंताएं समझ में आती हैं, लेकिन मुझे आपको हमारी मौजूदा व्यवस्था की स्थिति के बारे में याद दिलाना चाहिए। निजी उद्यम कई बार विफल हो चुके हैं। हम अपने लोगों की वित्तीय सुरक्षा को अनियमित बाजार की मनमानी के अधीन नहीं रहने दे सकते। शर्मा ने कहा, लेकिन प्रतिस्पर्धा के बारे में क्या? नवाचार के बारे में क्या? राष्ट्रीयकरण करके हम उन शक्तियों को दबाने का जोखिम उठाते हैं जो सुधार को आगे बढ़ाती हैं। प्रतियोगिता तभी लाभदायक होती है जब वह लोगों की सेवा करती है, रोहन ने अपनी आवाज में ताकत भरते हुए जवाब दिया। जब यह उन्हें बेसहारा छोड़ देती है तो यह विफल हो जाती है। और नवाचार, यह गायब नहीं होगा। सरकार इसे स्थिर, विनियमित वातावरण में बढ़ावा दे सकती है और देगी। सदन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सदस्य आपस में फुसफुसा रहे थे, बहस गरमा रही थी। रोहन जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा। माननीय सदस्यों, उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, मैं जोखिमों से अनजान नहीं हूं, लेकिन निष्क्रियता के जोखिम कहीं ज्यादा हैं। हमें कार्रवाई करने से पहले कितने और परिवारों को कष्ट सहना होगा। हमें बस कहने से पहले कितनी और बचत खोनी होगी। इस समय जवाहरलाल नेहरू, जो चुपचाप कार्यवाही देख रहे थे, अपनी सीट से उठे। उनकी उपस्थिति ने तुरंत सम्मान और ध्यान आकर्षित किया। इस सम्मानित सदन के सदस्यों, नेहरू ने शांत लेकिन शक्तिशाली स्वर में कहा, मैंने आज प्रस्तुत तर्कों को ध्यान से सुना है। मेरा मानना कि यह जरूरी है कि हम स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करें। हमारी जिम्मेदारी हर भारतीय नागरिक के हितों की रक्षा करना है और यह अधिनियम उस दिशा में एक आवश्यक कदम है। हम प्रतिस्पर्धा या नवाचार को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि ये ताकतें एक ऐसे ढांचे के भीतर काम करें जो जनता की रक्षा करे। प्रधानमंत्री का प्रस्ताव केवल राष्ट्रीयकरण के बारे में नहीं है, यह राज्य में हमारे लोगों के विश्वास की नींव को सुरक्षित करने के बारे में है। सदन में फिर से शांति छा गई, जब नेहरू ने आगे कहा, प्रधानमंत्री को इस प्रयास में मेरा पूरा समर्थन है। यह अधिनियम केवल एक क्षेत्र के प्रबंधन के बारे में नहीं है, यह इसे इस तरह से पुनर्निर्माण करने के बारे में है जो हर भारतीय, अमीर या गरीब की सेवा करे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां सरकार का सबसे पहला कर्तव्य अपने लोगों की सुरक्षा करना है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस अधिनियम से देश को मिलने वाले दीर्घकालिक लाभों पर विचार करें। नेहरू के शब्दों ने बहस में गंभीरता का भाव ला दिया। यह स्पष्ट था कि वे रोहन का समर्थन न केवल एक राजनीतिक सहयोगी के रूप में कर रहे थे, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में भी कर रहे थे जो निष्क्रियता के निहितार्थों को समझता था। रोहन को नए सिरे से आत्मविश्वास की लहर महसूस हुई। नेहरू का समर्थन एक शक्तिशाली समर्थन था जो अनिर्णित सदस्यों को प्रभावित कर सकता था। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। गोविंद पंत, एक सम्मानित विपक्षी नेता, अपनी सीट से उठे। उनका लहजा ज्यादा संतुलित और कम टकराव वाला था। प्रधानमंत्री, उन्होंने शुरू किया, मैं जीवन बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में आपकी चिंताओं को साझा करता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या पूर्ण राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र समाधान है? क्या हम पूर्ण सरकारी नियंत्रण के बजाय सख्त विनियमन की प्रणाली पर विचार नहीं कर सकते? निजी कंपनियों को काम करने की अनुमति दी जाए, लेकिन कड़े दिशा निर्देशों के तहत। रोहन ने पंत के दृष्टिकोण की सराहना की। वह एक विचारशील राजनीतिज्ञ थे और उन्हें पता था कि वह समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस मामले में समझौता पर्याप्त नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, गोविंद जी, मैं आपके सुझाव का सम्मान करता हूं। हालांकि आंशिक उपाय समस्या की जड़ को संबोधित नहीं करेंगे। केवल विनियमन ही उस प्रणाली को ठीक नहीं कर सकता जो मूल रूप से टूटी हुई है। राष्ट्रीयकरण हमें इसे जमीन से फिर से बनाने की अनुमति देगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अतीत की गलतियां दोहराई न जाएं। गोविंद ने धीरे से कहा, लेकिन क्या हमें वाकई इतना आगे जाने की जरूरत है? क्या होगा अगर यह कदम अन्य क्षेत्रों में निजी निवेश को हतोत्साहित करता है? क्या होगा अगर यह वैश्विक बाजार में गलत संदेश भेजता है? रोहन ने रुककर अपने जवाब पर ध्यान से विचार किया। वह जानता था कि पंत की चिंताएं जायज थीं और वह उन्हें तुरंत खारिज नहीं करना चाहता था। मेरा मानना, उसने धीरे से कहा, कि हमारे देश की ताकत साहसिक कार्रवाई और सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बीच संतुलन बनाने की हमारी क्षमता में निहित है। हाँ, जोखिम है, लेकिन लाखों भारतीयों के लिए वित्तीय सुरक्षा, विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधनों को लगाने की क्षमता, ये पुरस्कार जोखिमों से कहीं अधिक हैं। बहस जारी रही, आवाजें उठती गिरती रही, हर तर्क ने चैम्बर में बढ़ते तनाव को और बढ़ा दिया। रोहन कमरे में तनाव और अनिश्चितता को महसूस कर सकता था। वह जानता था कि यह निर्णय बहुत बड़ा था, कि यह देश के भविष्य को आकार देगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि नेतृत्व का मतलब जोखिम उठाना है, भले ही परिणाम अनिश्चित हो। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, चर्चा और भी गर्म होती गई। कुछ सदस्यों ने बिल के पक्ष में जोश से तर्क दिए, जबकि अन्य ने शर्मा और पंत की चिंताओं को दोहराया। रोहन शांत रहे, प्रत्येक बिंदु पर उसी दृढ़ता के साथ जवाब दिया जिस दृढ़ता के साथ वे पहली बार यहां आए थे। अंत में स्पीकर ने व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। बहस का समय समाप्त हो गया। अब मतदान का समय था। रोहन चुपचाप बैठा रहा। वोट डाले जा रहे थे, उसका दिल धड़क रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ राजनीतिक जीत या हार से कहीं बढ़कर था। यह भारत के भविष्य के बारे में था, इस बारे में कि वे आगे बढ़ेंगे या अतीत में ही अटके रहेंगे। स्पीकर ने नतीजों की घोषणा की। बिल पास हो गया था, लेकिन रोहन की उम्मीद से कम अंतर से। राहत की लहर उनके ऊपर छा गई, हालांकि उसमें बेचैनी की भावना भी थी। यह जीत, जो कि बहुत मुश्किल से मिली थी, बस शुरुआत थी। अधिनियम को लागू करने, जीवन बीमा क्षेत्र को बदलने और यह सुनिश्चित करने का असली काम कि आज किए गए वादे पूरे किए जाएंगे, अभी भी आगे है। सत्र के स्थगित होने पर रोहन आखिरी बार सदन को संबोधित करने के लिए खड़े हुए। उनकी आवाज में एक नया संकल्प था, जो संकीर्ण जीत से और मजबूत हुआ था।
उन्होंने कहा, माननीय सदस्यगण, आज हमने अपने लोगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय जीवन बीमा अधिनियम का पारित होना केवल एक विधायी जीत नहीं है, यह उन लाखों भारतीयों के प्रति प्रतिबद्धता है जो अपनी बचत इस राष्ट्र को सौंपते हैं। उन्होंने कुछ देर रुककर अपने शब्दों के वजन को कमरे में फैलने दिया। इस विधेयक के पारित होने से हमारे देश के वित्तीय परिदृश्य में एक नए युग की शुरुआत हुई है। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार सिर्फ इस उपलब्धि पर ही संतुष्ट नहीं रहेगी। आने वाले सप्ताहों में हम भारतीय जीवन बीमा निगम को एक सार्वजनिक इकाई के रूप में स्थापित करेंगे, जो सुरक्षा, विश्वास और सेवा के उन सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करेगी, जिनकी हमने आज चर्चा की है। जीवन बीमा निगम का जिक्र आते ही पूरे कक्ष में उत्सुकता की चर्चा फैल गई। रोहन ने आगे कहा, एलआईसी न केवल भारत में जीवन बीमा का प्रबंधन करेगी, बल्कि राष्ट्रीय विकास का माध्यम भी बनेगी। यह हमारे लोगों की बचत को उन परियोजनाओं में लगाएगा जो राष्ट्र को उन्नत करेगी, सड़कें, पुल, स्कूल और अस्पताल बनाएगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे नागरिकों को उनके निवेश की सामूहिक शक्ति से लाभ मिले। रोहन को कमरे में बदलाव नजर आ रहा था। यह मान्यता कि यह सिर्फ विनियमन या नियंत्रण के बारे में नहीं था, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए विरासत बनाने के बारे में था। यहाँ तक कि जो लोग बिल का विरोध कर रहे थे, वे भी समझ रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण काम शुरू किया जा रहा है। रोहन ने पद छोड़ने की तैयारी करते हुए एक अंतिम विचार प्रस्तुत किया। यह अधिनियम और एलआईसी का निर्माण केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान नहीं है, वे भारत के भविष्य में निवेश हैं। हमने आज इसकी नींव रखी है। यह हम पर निर्भर है कि हम इसे ईमानदारी, पारदर्शिता और अपने लोगों के कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही रोहन सदन से बाहर चले गए। बहस की गूंज अभी भी हवा में थी। संसद भवन से बाहर निकलते समय नीरज ने उनका पीछा किया। बधाई हो प्रधानमंत्री जी, नीरज ने कहा। उनकी आवाज में राहत और सम्मान का मिश्रण था। जीवन बीमा निगम, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। रोहन ने सिर हिलाया, उसका दिमाग पहले से ही आगे की ओर दौड़ रहा था। यह होगा नीरज, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हमने लड़ाई जीत ली है, लेकिन युद्ध क्रियान्वयन का है। असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि एलआईसी आज यहाँ किए गए हमारे वादों पर खरा उतरे। जैसे ही वे दोपहर की चमकती रोशनी में बाहर निकले, रोहन को उद्देश्य की एक ऐसी भावना महसूस हुई जो उसने हफ्तों से अनुभव नहीं की थी। दिन का बोझ थोड़ा कम हो गया था, उसकी जगह आने वाले बोझ ने ले ली थी। लेकिन यह बोझ अलग था, यह अनिश्चितता का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ था। भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया गया। जल्द ही जीवन बीमा निगम का जन्म हुआ, जो एक नए भारत का प्रतीक था, जहां सरकार न केवल अपने लोगों की देखरेख करती थी, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करती थी। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एक नया भारत, अध्याय 63, भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन। आई भारतीय जीवन बीमा अधिनियम का पारित होना रोहन के लिए एक जीत थी, लेकिन उन्हें पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। संसद में किए गए वादों को पूरा करने वाली एक स्थायी, प्रभावी संस्था बनाना उनके नेतृत्व की असली परीक्षा होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी नामक इस संस्था को देश की वित्तीय प्रणाली की आधारशिला बनना था, जो लाखों भारतीयों के लिए जीवन रेखा थी। लेकिन पहले इसे बनाना था। बिल पास होने के बाद सुबह रोहन ने अपने करीबी सलाहकारों को अपने दफ्तर में इकट्ठा किया। माहौल में उत्सुकता और आगे के काम का बोझ था। टेबल के चारों ओर बैठे थे नीरज, उनके भरोसेमंद सहयोगी, और हरीश पटेल, वित्त मंत्री, साथ ही कुछ प्रमुख अधिकारी जो एलआईसी को आकार देने में मदद करेंगे। सज्जनों, रोहन ने गंभीर किंतु ऊर्जावान स्वर में कहा, हमने अधिनियम पारित होने के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है, लेकिन अब असली चुनौती है एक ऐसी संस्था का निर्माण करना जो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूत, पारदर्शी और लाखों लोगों की जीवन बचत का प्रबंधन करने में सक्षम होना चाहिए। हम सिर्फ एक संगठन नहीं बना रहे हैं, हम एक विरासत बना रहे हैं। हमेशा व्यवहारिक रहने वाले नीरज ने सिर हिलाया। प्रधानमंत्री जी, 245 निजी जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कोई छोटा काम नहीं है। हमें शुरू से ही एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एलआईसी कुशलतापूर्वक काम करे और लोगों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करे। रोहन आगे झुका, उसका दिमाग पहले से ही विवरण की योजना बना रहा था। पहला कदम मुंबई में अपना केंद्रीय मुख्यालय स्थापित करना है। यह देश का वित्तीय हृदय है और पहले से ही कई निजी कंपनियों का घर है जिन्हें हम एकीकृत करेंगे। वहां से हम पूरे ऑपरेशन की देखरेख कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संक्रमण सुचारू हो। हरीश पटेल ने कहा, मुंबई महत्वपूर्ण होगा, लेकिन एलआईसी को पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बीमा की पहुंच अभी मुश्किल से ही है। हमें क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने होंगे जो स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकें और यह सुनिश्चित कर सके कि बीमा सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि सभी के लिए सुलभ हो। रोहन ने व्यापक तस्वीर को देखते हुए सहमति जताई। बिल्कुल सही, एलआईसी को सभी भारतीयों के लिए एक संस्था होना चाहिए। हम क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करेंगे, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्रों में एलआईसी के संचालन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा, और ये कार्यालय सीधे मुंबई में केंद्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे। इससे हम स्थानीय चुनौतियों का समाधान करते हुए निरंतरता बनाए रख सकेंगे। फिर चर्चा इस बात पर केंद्रित हो गई कि एलआईसी को उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किस तरह से तैयार किया जाएगा। रोहन को पता था कि एलआईसी की सफलता उसके आंतरिक संगठन और प्रशासन पर निर्भर करती है। रोहन ने टेबल के चारों ओर देखते हुए बताया, एलआईसी का संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा। यह बोर्ड एलआईसी की समग्र दिशा तय करेगा और सुनिश्चित करेगा कि यह लोगों के हितों की सेवा पर केंद्रित रहे। एलआईसी का अध्यक्ष, जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बोर्ड की नीतियों को लागू करने और दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होगा। हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो न केवल बीमा में अनुभवी हो, बल्कि सार्वजनिक सेवा के प्रति भी गहराई से प्रतिबद्ध हो। निदेशक मंडल में सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों का मिश्रण होगा, जो दृष्टिकोणों का संतुलन प्रदान करेगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण था कि एलआईसी न केवल प्रभावी हो बल्कि देश की बदलती जरूरतों के अनुकूल भी हो। आगे चर्चा करते हुए रोहन ने उन विभागों की रूपरेखा बताई जो एलआईसी की रीढ़ बनेंगे। रोहन ने कहा, हमें एक एक्चुरियल विभाग की आवश्यकता होगी। यह विभाग जीवन बीमा पॉलिसियों से जुड़े जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होगा। एक्चुरियल जीवन प्रत्याशा निर्धारित करने, प्रीमियम दरें निर्धारित करने और भविष्य के दावों का भुगतान करने के लिए आवश्यक भंडार की गणना करने के लिए सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग करेंगे। यहीं पर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि एलआईसी किफायती प्रीमियम की पेशकश करते हुए वित्तीय रूप से मजबूत बनी रहे। हरीश पटेल ने कहा, निवेश विभाग भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। एलआईसी पॉलिसीधारकों से महत्वपूर्ण पूंजी एकत्र करेगी और यह विभाग उन निधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। उन्हें बुद्धिमानी से निवेश करना होगा, सुरक्षित दीर्घकालिक परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो हमारे मिशन के साथ संरेखित हों। सरकारी प्रतिभूतियां, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, ये वे क्षेत्र हैं जहां हमें पैसा लगाना चाहिए ताकि रिटर्न सुरक्षित रहे और राष्ट्रीय विकास में योगदान मिले। रोहन ने बड़ी तस्वीर को देखते हुए सिर हिलाया। वास्तव में एलआईसी सिर्फ बीमा प्रदाता नहीं होगी, यह आर्थिक विकास का एक साधन होगी। हम जो धन जुटाते हैं उसका इस्तेमाल सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने में किया जा सकता है, जिससे देश का उत्थान होगा। पॉलिसीधारक सेवा विभाग एलआईसी के ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रोहन ने आगे कहा, यह विभाग नई पॉलिसी जारी करने से लेकर दावों की प्रक्रिया तक सब कुछ संभालेगा। यह लोगों को जीवन बीमा के लाभों और हमारी सेवाओं तक पहुंचने के तरीके के बारे में शिक्षित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक भारतीय यह समझे कि एलआईसी क्या पेशकश करती है और यह किस प्रकार उनके भविष्य की सुरक्षा कर सकती है। ग्रामीण भारत में सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को समझते हुए रोहन ने एक समर्पित ग्रामीण बीमा विभाग का भी प्रस्ताव रखा। हमें ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए, जहां निजी कंपनियों ने मुश्किल से ही अपनी पहुंच बनाई है। यह विभाग ग्रामीण आबादी की जरूरतों के हिसाब से विशेष उत्पाद तैयार करेगा, जिसमें सरल प्रक्रियाएं और कम प्रीमियम होंगे। हमारा लक्ष्य बीमा को सुलभ और समझने योग्य बनाना है, चाहे कोई कहीं भी रहता हो। एलआईसी के मिशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू भारत के व्यापक सामाजिक सुरक्षा ढांचे में इसकी भूमिका होगी। रोहन ने कहा, सामाजिक सुरक्षा विभाग उन योजनाओं पर काम करेगा जो हमारी सरकार के कल्याण लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं। इसमें असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समूह बीमा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सूक्ष्म बीमा और बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाएं शामिल हैं। एलआईसी को एक वित्तीय संस्थान के साथ साथ सामाजिक न्याय का साधन भी बनना चाहिए। इन परिचालनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रोहन ने एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कार्यबल के महत्व पर जोर दिया। हम एक प्रशिक्षण और विकास विभाग की स्थापना करेंगे, जिसमें एक केंद्रीय अकादमी होगी, जहां कर्मचारियों को न केवल उनकी नौकरियों के तकनीकी पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि उन मूल्यों में भी प्रशिक्षित किया जाएगा जिनके लिए एलआईसी ईमानदारी, सेवा और जनता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए खड़ा होगा। हमारे कर्मचारियों को यह समझना होगा कि वे सिर्फ एक निगम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। अंत में कानूनी और अनुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि एलआईसी सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करे। रोहन ने बताया, यह विभाग पॉलिसी अनुबंधों का मसौदा तैयार करने से लेकर बीमा विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तक सब कुछ संभालेगा। यह आंतरिक ऑडिट की देखरेख भी करेगा और जोखिमों का प्रबंधन भी करेगा ताकि एलआईसी पारदर्शी और नैतिक रूप से काम करे। चर्चा के दौरान रोहन को एहसास हुआ कि एलआईसी की सफलता सिर्फ उसके आंतरिक ढांचे पर ही निर्भर नहीं करेगी, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वह अपने लोगों से किस तरह जुड़ती है। इसमें तकनीक की अहम भूमिका होगी। रोहन ने कहा, हमें नवीनतम तकनीक में निवेश करना चाहिए। हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ऐसी प्रणालियां विकसित करेगा जो विशाल मात्रा में डेटा को संभाल सकें, हमारे संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और एलआईसी की सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बना सकें, यहां तक कि सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी। हमें ऐसे मोबाइल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जो ग्रामीण पॉलिसीधारकों को क्षेत्रीय कार्यालय में जाए बिना अपने खातों तक पहुंचने और दावे दर्ज करने की सुविधा प्रदान करें। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। कई हफ्तों की योजना के बाद आखिरकार एलआईसी के आधिकारिक लॉन्च का दिन आ ही गया। यह कार्यक्रम मुंबई में नवस्थापित एलआईसी मुख्यालय में आयोजित किया गया, जो एक भव्य इमारत है जो संस्था की ताकत और स्थिरता का प्रतीक है। बाहर की सड़कों पर लोग ऐसे संगठन के जन्म को देखने के लिए उत्सुक थे जिसने उनके भविष्य की रक्षा करने का वादा किया था। रोहन, नीरज और हरीश पटेल सुबह सुबह मुख्यालय पहुंच गए। माहौल उत्साह और प्रत्याशा से भरा हुआ था। अंदर इमारत के भव्य स्तंभ और आलीशान मुखौटे से यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण कार्यालय नहीं था, यह एक ऐसी संस्था का केंद्र था जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। रोहन जब मंच पर आए तो उन्होंने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक पल लिया। उन्हें पता था कि यह भाषण उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण भाषण होगा, एक निर्णायक क्षण जो एलआईसी के भविष्य की दिशा तय करेगा। देवियों और सज्जनों, रोहन ने कहा, उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, आज हम सिर्फ एक संस्था का शुभारंभ नहीं कर रहे हैं, हम प्रत्येक भारतीय से एक वादा कर रहे हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित है। भारतीय जीवन बीमा निगम एक वित्तीय इकाई से कहीं अधिक है, यह हमारे नागरिकों के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्धता है, एक प्रतिबद्धता जिसका हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सम्मान करेंगे। उन्होंने कुछ देर रुककर अपने शब्दों के वजन को समझा और फिर आगे बोले। एलआईसी का निर्माण भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। बहुत लंबे समय से जीवन बीमा कुछ लोगों के लिए एक विशेषाधिकार रहा है। आज हम इसे बदल रहे हैं। आज हम अपने देश के हर कोने में, व्यस्त शहरों से लेकर सबसे दूरदराज के गांवों तक वित्तीय सुरक्षा लाने का काम शुरू कर रहे हैं। NOWELLBEIN.com। रोहन की आवाज और भी मजबूत होती गई, उनके हर शब्द में उनके मिशन के प्रति जुनून साफ झलक रहा था। एलआईसी एक ऐसी संस्था होगी जो सभी भारतीयों की सेवा करेगी, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों। हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन्हें कम सेवा मिली है, जिन्हें निजी क्षेत्र ने नजरअंदाज किया है, और हम उन्हें वह सुरक्षा प्रदान करेंगे जिसके वे हकदार हैं।
LIC के माध्यम से हम ऐसा जीवन बीमा उपलब्ध कराएंगे जो न केवल किफ़ायती होगा बल्कि विश्वसनीय भी होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक पॉलिसीधारक भविष्य का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सके। उन्होंने दर्शकों की ओर देखा और इस महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए अनेक गणमान्य व्यक्तियों, व्यापारिक नेताओं और आम नागरिकों की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात की। लेकिन LIC का काम सिर्फ बीमा प्रदान करना नहीं है, इसका काम राष्ट्र निर्माण करना है। हम जो धन प्रबंधित करते हैं, उसका निवेश उन परियोजनाओं में किया जाएगा जो हमारे देश की सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य को बेहतर बनाएंगी। LIC भारत के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाएगी तथा सभी के लिए उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु हमारी जनता की बचत का उपयोग करेगी। Rohan could feel the energy in the room, the sense of shared purpose that was beginning to take hold. Today, we unveil an emblem that represents LIC's mission. This emblem, a pair of hands cradling a flame, symbolizes the protection and security that LIC will offer to every Indian. It represents our commitment to safeguarding the financial futures of our citizens and our dedication to nurturing the hopes and aspirations of an entire nation. Rohan paused, allowing the emblem to be revealed behind him, a striking symbol that captured the essence of what LIC would stand for. The audience responded with a round of applause, but Rohan wasn't finished. He leaned into the moment, driven by the conviction that this was only the beginning of something much greater. This emblem, Rohan continued, his voice steady and full of purpose, is not just a logo, it is a promise. It is a promise that LIC will be there in times of need, providing support when it is needed most. It is a promise that LIC will be a beacon of trust and security, ensuring that every Indian, regardless of where they come from, has access to the protection they need to build a better future. He turned his attention to the future, the challenges and the opportunities that lay ahead. The journey before us will not be easy. We will face challenges, some we can anticipate, others that will surprise us. But I have no doubt that the Life Insurance Corporation of India will rise to meet these challenges. We have laid a strong foundation, and now it is up to all of us government officials, LIC employees, and citizens alike to build upon it. Rohan's gaze swept across the room, settling on the faces of the many who had worked tirelessly to bring this vision to life. To the employees of LIC, you are the heart of this institution. Your dedication, your commitment, and your integrity will define LIC's success. You are not just working for a corporation, you are working for the future of our nation. The responsibility is great, but so too is the honor of serving our people. He paused again, letting the weight of his words resonate. To the people of India, LIC is your institution. It is here to serve you, to protect you, to help you secure the future you dream of for yourselves and your families. We are here because of you, and it is to you that we dedicate our efforts. Rohan's voice softened as he approached the conclusion of his speech, but the determination in his words remained clear. I believe deeply in the potential of LIC, not just as an insurance provider, but as a force for good in this country. With LIC, we are not just ensuring lives, we are ensuring the future of India. इन अंतिम शब्दों के साथ रोहन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच से पीछे हट गए। तालियां सिर्फ उनके लिए नहीं थीं, बल्कि LIC द्वारा लाखों भारतीयों के लिए एक नई सुबह का प्रतिनिधित्व करने के लिए थी, एक ऐसे भविष्य की ओर बदलाव जहां वित्तीय सुरक्षा एक अधिकार है, न कि एक विशेषाधिकार। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ और भीड़ छंटने लगी, रोहन को गहन संतुष्टि का एहसास हुआ। उन्होंने धीरे धीरे और लगातार परिवर्तन महसूस किया है और आने वाले समय में और अधिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उनका मानना कि इस बार भारत अंततः अतीत की बेड़ियों को तोड़ देगा और वह महाशक्ति बन जाएगा जो वह हमेशा से था, और यही कारण है कि LIC का निर्माण सिर्फ एक और उपलब्धि नहीं थी, यह एक अधिक सुरक्षित, अधिक समतापूर्ण समाज की ओर भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर था। इसके बाद के हफ्तों और महीनों में LIC ने पूरे देश में अपने कामकाज का तेजी से विस्तार किया। क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए, जिनमें से प्रत्येक ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि LIC की सेवाएं हर भारतीय तक पहुंच सकें, चाहे वह व्यस्त शहर हो या दूरदराज के गांव। पॉलिसीधारक सेवा विभाग ने अपना काम गंभीरता से शुरू किया, उन समुदायों तक पहुंचना जो पहले कभी बीमा की दुनिया से जुड़े नहीं थे, उन्हें शिक्षित करना तथा नए पॉलिसीधारकों का नामांकन करना। ग्रामीण बीमा विभाग ने ग्रामीण आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष उत्पाद विकसित किए, जबकि सामाजिक सुरक्षा विभाग ने नवीन योजनाएं शुरू की, जिनसे उन लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, आर्थिक रूप से वंचित और बुजुर्ग। इन प्रयासों को प्रशिक्षण एवं विकास विभाग द्वारा बढ़ावा दिया गया, जिसने LIC के कार्यबल को राष्ट्र की प्रभावी सेवा करने के लिए आवश्यक कौशल और मूल्यों से सुसज्जित करने के लिए तेजी से काम किया। LIC द्वारा प्रबंधित निधियों का उपयोग उन परियोजनाओं में किया जाने लगा जो राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। LIC द्वारा प्रदान की गई पूंजी से सड़कें, स्कूल, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण या सुधार किया गया, जिससे रोहन द्वारा शुरू से ही देखे गए दोहरे दायित्व को पूरा किया गया। LIC शीघ्र ही न केवल एक वित्तीय संस्थान बन गया, बल्कि भारत की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। 1952 की जुलाई की एक गर्म दोपहर थी जब रोहन अपने दफ्तर की खिड़की से खड़ा होकर नई दिल्ली की व्यस्त सड़कों को देख रहा था। वह अगले कदम के बारे में सोच रहा था। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की सफलता एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने पहली बार लाखों भारतीयों को वित्तीय सुरक्षा दी। लेकिन रोहन जानता था कि अभी और काम करना बाकी है। एक नई चुनौती सामने आ रही थी जो भारत की बैंकिंग प्रणाली को हमेशा के लिए बदल सकती थी। इस समय बैंकिंग प्रणाली पर ब्रिटिश काल से चली आ रही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का प्रभुत्व था। यह बैंक मुख्य रूप से धनी लोगों और शहरों में रहने वालों को सेवा प्रदान करता था, जिससे देश का अधिकांश हिस्सा, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र, बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह जाता था। रोहन को एहसास हुआ कि अगर भारत को समृद्ध होना है, तो उसे एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता है जो सभी तक पहुंचे, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक। वह कुछ समय से भारतीय स्टेट बैंक बनाने के बारे में सोच रहे थे और अब LIC की सफलता के बाद उनका मानना कि इसे वास्तविकता बनाने का समय आ गया है। वह खिड़की से दूर मुड़ा और घड़ी देखी।
अब अपनी टीम को इकट्ठा करने का समय आ गया था। उसने अपनी आर्थिक समिति के साथ एक जरूरी बैठक बुलाई। जल्द ही उसका कार्यालय जाने पहचाने चेहरों से भर गया। नीरज उसका दाहिना हाथ, हरीश पटेल वित्त मंत्री, निमेश ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम कुमार एक अर्थशास्त्री जो वित्तीय समावेशन में विशेषज्ञ हैं, और अरविंद राव एक अनुभवी बैंकर जो व्यापक अनुभव रखते हैं। जब वे सब बैठ गए तो रोहन ने बोलना शुरू किया। इतने कम समय में आने के लिए धन्यवाद, उसने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा। हमने एलआईसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया है, लेकिन एक और मुद्दा है जिसे हमें संबोधित करने की आवश्यकता है। हमारी बैंकिंग प्रणाली अधिकांश लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हमारी आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से की सेवा करता है और इसे बदलना होगा। हमें एक ऐसे बैंक की जरूरत है जो पूरे देश को सेवा दे सके, भारतीय स्टेट बैंक। जैसे ही टीम ने रोहन की कही बात को समझा, कमरा शांत हो गया। हरीश पटेल ने सबसे पहले जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। इंपीरियल बैंक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमें एक ऐसे बैंक की जरूरत है जो ग्रामीण क्षेत्रों की मदद कर सके, कृषि को सहारा दे सके और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सके। यह हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में वर्षों तक काम करने वाले निमेश आगे झुके। उन्होंने गंभीरता से कहा, हमारे गांव देश का दिल हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास बैंकों तक पहुंच नहीं है। अगर हम भारतीय स्टेट बैंक बनाने जा रहे हैं तो उसे इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि किसानों और छोटे व्यवसाय के मालिकों को उनके विकास के लिए आवश्यक ऋण मिल सके। डॉक्टर शिवम, जो हमेशा गरीबों के पक्षधर रहे हैं, ने कहा, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए वित्तीय समावेशन आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक जैसा बैंक ग्रामीण गरीबों को उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों से जोड़ सकता है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बैंक सभी को सेवा प्रदान करे, न कि केवल शहरों में रहने वाले धनी लोगों को। अरविंद, जो लॉजिस्टिक्स के बारे में सोच रहे थे, ने आखिरकार अपनी बात रखी। इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदलना आसान नहीं होगा। हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और एक मजबूत ढांचा बनाने की जरूरत है। बैंक को कुशलता से काम करना होगा, लेकिन देश भर के लोगों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे काफी लचीला भी होना होगा। रोहन ने ध्यान से उनकी सारी बातें सुनी और उनके विचारों को समझा। उसे पता था कि यह एक बहुत बड़ा काम होगा। यह सिर्फ नाम बदलने के बारे में नहीं था, यह एक नए तरह का बैंक बनाने के बारे में था जो हर भारतीय की सेवा कर सके। रोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हमें इस मामले में भी उसी तरह की सावधानी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जैसा हमने एलआईसी के मामले में दिखाया था। इसके लाभ बहुत बड़े हो सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक सभी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकता है, सरकारी परियोजनाओं का समर्थन कर सकता है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निधि दे सकता है और वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जो हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी लोग आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में सोच रहे थे। रोहन उनकी चिंताओं को समझ सकता था। यह आसान नहीं होगा, उन्होंने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए कहा। इसका कड़ा विरोध होगा। इंपीरियल बैंक शक्तिशाली है और कई लोग इस बदलाव का विरोध करेंगे। लेकिन सोचिए कि इसका हमारे लोगों पर क्या असर होगा। किसान जिन्हें ऋण नहीं मिल पाता, छोटे व्यवसाय के मालिक जिन्हें ऋण नहीं मिल पाता, और लाखों लोग जिनके पास बैंकिंग तक पहुंच नहीं है। हमारे पास इसे बदलने का मौका है। इसे साकार करना हमारी जिम्मेदारी है। हरीश पटेल ने सिर हिलाया। सबसे पहले हमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने और इसे भारतीय स्टेट बैंक में बदलने के लिए कानून का मसौदा तैयार करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नए बैंक के पास आवश्यक शक्तियां और जिम्मेदारियां हों, जैसे सरकारी लेन देन को संभालने और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य एजेंट के रूप में कार्य करना। नीरज, जो हमेशा विवरणों पर ध्यान देते हैं, ने कहा, हमें नए बैंक की संरचना के बारे में भी सोचना होगा। मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होना चाहिए क्योंकि इससे यह सीधा संदेश जाएगा कि यह सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई सामान्य बैंक नहीं है, बल्कि भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं वाला बैंक है। हमें हर राज्य में क्षेत्रीय कार्यालयों की भी आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक की सेवाएं हर जगह उपलब्ध हों। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को अपने क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। अरविंद ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और भारतीय स्टेट बैंक को सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। निमेश, जो चुपचाप सुन रहा था, ने सुझाव दिया, हम एक कृषि ऋण विभाग स्थापित कर सकते हैं। यह विभाग किसानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वित्तीय उत्पाद पेश कर सकता है। हमें फसलों के लिए अल्पकालिक ऋण और भूमि उपकरण और सिंचाई प्रणाली खरीदने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करना चाहिए। समिति के एक अन्य सदस्य डॉक्टर शिवम ने कहा, यह महत्वपूर्ण है। यह विभाग कृषि उत्पादकता बढ़ाने और लाखों ग्रामीण भारतीयों की आजीविका को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद अरविंद ने प्रस्ताव रखा, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को सहायता देने के लिए हमारे पास एक लघु उद्योग विभाग भी होना चाहिए। यह व्यवसाय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता मिले। हरीश पटेल ने कहा, और हम सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन विभाग बनाना चाहिए जो सरकारी प्रतिभूतियों के जारी करने और उनकी सेवा करने के लिए जिम्मेदार हो। यह विभाग देश के वित्त को स्थिर रखते हुए सरकार को अपने खर्चों को वित्तपोषित करने में मदद करेगा। लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचते हुए नीरज ने कहा, हमें एक शाखा विस्तार विभाग की भी आवश्यकता होगी। इस विभाग को देश भर में नई शाखाएं खोलने का काम सौंपा जाएगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां अभी तक सेवाएं कम हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भारतीय स्टेट बैंक की सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों और स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकें। बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए रोहन ने सुझाव दिया, हमें एक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित करना चाहिए। यह विभाग बैंक के संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए प्रणालियों को विकसित और लागू कर सकता है।
हमें मोबाइल बैंकिंग इकाइयों या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीकों की भी खोज करनी चाहिए। लेकिन रोहन को पता था कि एक मजबूत ढांचा भी भारतीय स्टेट बैंक की सफलता की गारंटी नहीं देगा, और अगर यह सफल भी हो जाता है तो मूल एसबीआई के व्यवहार की पुनरावृत्ति असहनीय है। वे जनता के लिए हैं, अपने काउंटर के राजा नहीं। बैंक के लिए काम करने वाले लोगों को इसके मिशन और मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होना होगा। रोहन ने सुझाव दिया, हमें एक प्रशिक्षण और विकास अकादमी बनानी चाहिए। यह अकादमी बैंक के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास लोगों की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए कौशल और ज्ञान है। प्रशिक्षण में ईमानदारी, ग्राहक सेवा और देश की आर्थिक जरूरतों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कमरे में ऊर्जा और विचारों की भरमार थी, लेकिन रोहन को पता था कि असली चुनौती आगे है। योजना बनाना एक बात है, लेकिन उसे पूरा करना दूसरी बात है। उन्हें राजनीतिक और सार्वजनिक समर्थन की जरूरत थी, और यह आसान नहीं होगा। टीम ने अगले कुछ महीने संसद सदस्यों, राज्य के नेताओं और बैंकिंग उद्योग के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ विचार विमर्श में बिताए। बातचीत कठिन थी। इंपीरियल बैंक के पास मजबूत सहयोगी थे और कई लोग प्रस्तावित परिवर्तनों को लेकर संशय में थे। कुछ लोगों को इससे व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका थी, जबकि अन्य लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सरकार इतनी बड़ी और जटिल संस्था का प्रबंधन कर पाएगी। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की मेंबरशिप लेनी होगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको ये, पर हम कॉपीराइट और बाकी कारण से अपलोड नहीं कर सकते हैं आगे के एपिसोड अपलोड। धन्यवाद अपने हमें इतना सपोर्ट किया उसके लिए।